तो ध्रुव राठी जी ने एक वीडियो बनाई, एक काफी फेमस यूट्यूबर है, और उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी इज द स्पेकुलेशन गेम, तो इसमें कोई भी साइंस नहीं है एक्चुअल में। और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट भी दी कि भैया अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो वहां इतनी दूर बैठे प्लेनेट को कैसे कुछ लग जाएगा। जैसे हम बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं ना कि यहाँ पे कुछ करो और उस प्लेनेट के लिए करो, तो वो वहां इतनी दूर बैठे प्लेनेट को कैसे लग जाएगा। और इवन एक सदगुरु जी का भी है कि उन्होंने भी बोला कि 10% कंट्रोल में भी प्लैनेट्स के हाथ में और 90% पार्ट इज स्टिल इन योर हैंड्स। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों लोगों के बारे में? हर्षद मेहता को लेकर, हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज मैंने पूरी देखी है, तो उसको मैं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो इतना बड़े बंदा था और इतने बड़े बंदे ने जो स्कैम किया, तो क्या उसके कुंडली में ये पहले से लिख रखा था कि वो स्कैम करने ही वाला है, और या इस दुनिया में वो इतना बड़ा स्कैम करने आया है। जैसे वो एक क्रिश मूवी आपने देखी होगी जो सेकंड पार्ट था, कोई मिल गया वाला, तो उसमें क्या रहता है कि जब वो रोहित शर्मा एक कंप्यूटर बनाता है तो उसमें एक लाइन बोलता है कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जो प्रेडिक्शन कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक ऐसा पीसी बना देंगे, कंप्यूटर बना देंगे जो प्रेडिक्ट कर देगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा एक्चुअल में करना पॉसिबल है? हमारे एक यूट्यूबर है रणबीर अलाहाबादिया, वो बहुत टॉप पे गए, लेकिन सडन पता नहीं क्या हुआ कि पूरी ऐसा लगता है कि पूरी कायनात उनको गिराने में लग गई एकदम से। उनकी कुंडली में ऐसा क्या था? कुंडली से पहले नाम पे आते हैं। रणबीर और इलाहाबादिया को अगर हम न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करते हैं नंबर्स पे, तो वो 4 और 8 का नंबर है, और 4 राहु का है, 8 शनि का है। तो वो अपने साथ शनि और राहु का नंबर ही लेके चल रहे हैं अपने नाम के साथ। से पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये ट्रेंड है फॉरेन जाने का, तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, किस महीने जा पाएंगे, नहीं करना शुरू कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो गुण मिलान किया। 32 गुण मिल गए। मैं कहता हूँ भगवान राम की कुंडली मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, 32 गुण मिलते थे 36 में से। लेकिन विवाह कैसा था भगवान राम का? हर व्यक्ति राम राम करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान राम जैसा जीवन नहीं कोई चाहता, या विवाह जीवन वैसा नहीं चाहता, क्योंकि सुख ही नहीं प्राप्त कर पाए वो जीवन में, अपने जीवन में विवाह का सुख। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं माता सीता की बात करूं, तो माता सीता ने एक बार जो डिसाइड कर लिया, उन्होंने चेंज नहीं किया। प्रभु राम ने उन्हें कह दिया है कि वनवास जाना है, तो दोबारा किसी के आग्रह को उन्होंने स्वीकारा नहीं। तो उन्होंने भी अडैमेंट नेचर शो किया और स्ट्रिक्ट नेचर शो किया, और डिसीजन बोल्ड लिए उन्होंने। वो मंगल के प्रभाव का उन्होंने एक टफ डिसीजन मेकर शो किया। तो राहुल गांधी जी के बारे में थोड़ा बताओ जी, जो ये राहुल गांधी जी का फ्यूचर आपको कैसे लगता है, और क्या ये कभी इनकी कुंडली में अगर आपने कभी देखा हो या इनके योग देखे हो, क्या ये कभी मोदी जी को पीछे छोड़ भी पाएंगे या नहीं? देखिए ऐसा है कि उनकी कुंडली के अंदर योग जो है ना, वो क्लियरली ये बात बताते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वाज अंडर साढ़े साथी का प्रभाव। तो साढ़े साथी में लोग क्या बोलते हैं? बहुत दुख मिलते हैं, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस मिलता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, साढ़े साथी में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई, बताइए क्या कहना चाहते हैं लोग? कैसे कहते हैं कि शनिदेव देते नहीं है? देखिए योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक बहुत खासियत है, उनकी ना बर्थ टाइमिंग का थोड़ा सा एक गड़बड़ हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें ना 2-3 जगह चेक किया वेबसाइट पे, तो न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, तो उसमें देख रहे हैं तो उनका ना रेड बुक या लाल किताब, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं कि सही है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नहीं यार ये तो कुछ और ही है। आप किसके साइड हो? चमत्कार में मानते हो? हाँ, होते हैं चमत्कार। मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि चमत्कार होते हैं। एक एग्जांपल से ही हो जाएगा। 19 साल से डायलिसिस पर प्रेमानंद जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। साइंस के पास आंसर ही नहीं है इस चीज का कि एक डायलिसिस करता हुआ पर्सन कैसे आज की डेट में जीवित है। हिंदू धर्म में बहुत, ये जब हम इन साइंस की बात करते हैं, ऑकल्ट की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें अंधविश्वास को भी बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर श्री यंत्र है। तो ये वाले मैंने बहुत सारे घरों में लगा देखा है, और पता नहीं क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट भी कर देते हैं, भाई तुम अपने घर में ये लगा लियो, तेरा भी भला हो जाएगा। क्या है ये? बात कुछ और है। शो को हमने इसलिए बनाया ताकि हम अकल्ट साइंस के बारे में और जान पाएं और पहचान पाएं, कहीं ये साइंस भी विलुप्त ना हो जाए और लोगों का जो रवैया या फिर जो इसके प्रति छवि है वो खराब ना हो जाए। हम अलग अलग गेस्ट को बुलाते हैं ताकि हम एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग, पूर्णजन्म, इन सब के बारे में और अच्छे से जान पाए, पहचान पाए, और उनके ओपिनियन को सुन के अपनी सूझबूझ से अपने लिए एक राय बना पाए कि क्या इस साइंस की हमारे जीवन में क्या वैल्यू हो सकती है, राइट? तो इसी पर्पज से इस शो को हमने बनाया है। हम किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या अपने गेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमारे गेस्ट के साथ करें, लेकिन हम सिर्फ उन्हें बुलाते हैं और हम उनसे सवाल पूछते हैं, आपके सवाल पूछते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी आपको मिलता है जहां पर आप अपने सवाल हमको भेज सकते हैं ताकि हम आने वाले गेस्ट से आपके सवाल पूछ पाएं इस सब्जेक्ट्स के बारे में। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में, और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है हर्षद मेहता को लेकर। हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज़ मैंने पूरी देखी है,
तो उसको मैं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करना चाहता हूँ कि जो इतना बड़े बंदा था और इतने बड़े बंदे ने जो स्कैम किया, तो क्या उसके कुंडली में ये पहले से लिख रखा था कि वो स्कैम करने ही वाला है, और या इस दुनिया में वो इतना बड़ा स्कैम करने आया है? देखिए, कुंडली के अंदर ऐसा कोई चीज़ तो नहीं लिखा होता है कि वो स्कैम करेगा, पहली बात। लेकिन यस, योग ऐसे ज़रूर मिल सकते हैं। मैंने चेक किया उनका और उनके चार्ट को पूरा एनालाइज करके देखा, तो डेफिनेटली उनके कुछ हिडन हाउसेज ऐसे कनेक्ट हो रहे थे। जैसे अब बात करते हैं 8th एंड 11th हाउस, 8वां अगर सडन गेन्स का होता है, तो अगर व्यक्ति सडन गेन्स चाहता है तो सडन गेन्स अलग अलग तरीकों से पा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने एक्टिविटी ऐसी की जहाँ से सडन गेन आ सकते थे और फोकस उस तरफ किया। और वो एक ऐसा हाउस है जो थोड़ा सा हिडन पैसा निकलवाने की कोशिश करता है। तो योग ज़रूर थे पर एक्टिविटी भी की। तो आई वुड से कि योग को जब हम एक्टिविटी से कनेक्ट करते हैं तब ऐसा कुछ हो सकता है। सिर्फ ये कह देना कि कुंडली के अंदर डायरेक्टली ऐसा स्थिति बना होना कि व्यक्ति पैसा इसी तरीके से कमाएगा, ऐसा नहीं है। पहले कुछ और करते थे वो, दशा आई पैसे कमाने की, तो जुपिटर की उनकी दशा एक चली जो मैंने कैलकुलेशन की, उस दशा में उनको गेन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे हाउसेस कनेक्ट हो गए जो कि उनको हिडन पैसा दे सकते थे। अगर वो शायद इस तरफ ना जाते तो शायद उनको पेरेंटल मनी मिल सकती थी या कोई गिफ्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैसे दे सकता था। बट हाँ, ग्रह बड़े थे, दैट इज जुपिटर, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो योग मिला और उन्होंने उसको इन कैश नेगेटिव वे में कर लिया, तो नेगेटिविटी आई और उसके चलते उनको पैसा ग्रो कर गया। तो बेसिकली कि उनके ग्रहों में तो था, लेकिन वो उनके ऊपर भी, पर्सन पे भी डिपेंड था कि उसे जब वो पॉजिटिव तरीके से उससे बेनिफिट ले सकता है या फिर वो नेगेटिव तरीके बिल्कुल से ले जी, सकता बिल्कुल। है। योग हमेशा ग्रहों के होते हैं, अलग अलग तरीकों के योग होते हैं, क्योंकि हाउसेस वही हैं। 12 घर सबके लिए हैं, हमारे लिए, आपके लिए और हर्षद मेहता के लिए भी। लेकिन वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कर्म कैसे करते हैं। अच्छे एक्टिविटीज़ करके उसे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं या नेगेटिव कर्म करके हम उसे नेगेटिविटी की तरफ ले जाएं। तो ये कहना कि सारी चीज़ें भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखी हैं, ये इतना भी नहीं है। भगवान ने फ्रीडम भी दे रखी है आपके कर्मों की कि वो आपके ऊपर भाई डिपेंड है, तुम जिस तरफ लेके जाना चाहो लेके जा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। जन्म लिया व्यक्ति ने और जन्म लेने के वक्त कुंडली बनी, इसका मतलब वो पूर्व जन्म के जो भी कर्मों के आधार पे उसकी कुंडली बनी, उसे एक घर मिला और उससे परिवार मिला, फैमिली मिली, पेरेंट्स मिले और फैमिली के लोग मिल गए। लेकिन उसके बाद जीवन में वो एक अपने खुद के कर्म भी कर रहा है। जैसे जैसे वो कर्म करता चला जाएगा वैसे वैसे उसके पुराने कर्म भी खत्म होंगे जो नेगेटिव हो सकते हैं खत्म, या उसमें और वृद्धि हो जाएगी। तो ये छूट भगवान ने दे रखी है। भगवान ने खुद भी इन चीज़ों को प्रूव किया है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे शायद इस बातों पे भी डिस्कशन होगी आज के हमारे पॉडकास्ट में, डेफिनेटली ये चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी लोगों को। ओके, गॉट इट। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि जैसे एक आई डोंट नो कि ये पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे माइंड में आ रहा था कि जैसे वो एक क्रिश मूवी आपने देखी होगी जो सेकंड पार्ट था, कोई मिल गया वाला। तो उसमें क्या रहता था कि जब वो रोहित शर्मा एक कंप्यूटर बनाता है तो वो उसमें एक लाइन बोलता है कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जो प्रेडिक्शन कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम एक ऐसा पीसी बना देंगे, कंप्यूटर बना देंगे जो प्रेडिक्ट कर देगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा एक्चुअल में करना पॉसिबल है? मैं रेगुलरली एआई के साथ कनेक्टेड देख रहा हूँ लोगों को होते हुए, और बाकी आपका क्वेश्चन एक्चुअली एआई से कनेक्टेड है, क्वांटम एआई जो कि फ्यूचर में आने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहूँगा। एस्ट्रोलॉजी के कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और वो नियम शायद मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। यूटिलाइज हम किस तरीके से करते हैं वो इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड है। लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतना ही है? तो आंसर इज नो। एस्ट्रोलॉजी इससे बहुत आगे है। क्यों? इसमें अध्यात्म कनेक्टेड है, इसमें इंट्यूशन कनेक्टेड है। मान लिया कि कंप्यूटर एक लेवल तक कैलकुलेशंस तो कर लेगा, जैसे वो ये जान लेगा कि ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रह किस नक्षत्र में है, ग्रह किस उप नक्षत्र में, ये सारी कैलकुलेशंस कर लेगा और उसकी कैलकुलेशन करके एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर फाइनली एक रिजल्ट दे देगा। लेकिन जब बात आएगी इंट्यूशन लेवल की, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसी इंट्यूशंस होती हैं जो एक पर्सन को, एक एस्ट्रोलॉजर को उस वक्त हेल्प करती हैं, और ये अध्यात्म से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर वो कंप्यूटर फेल कर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 40 to 45% तक शायद कुछ हद तक प्रेडिक्शंस वो निकाल पाए कंप्यूटर, लेकिन एक लेवल के बाद वो अध्यात्म वाला पार्ट जब नहीं आएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहाँ से फेल कर जाएगा और वो उस लेवल तक नहीं लेके जा पाएगा। ठीक है, गॉट इट, समझ गया। अच्छा, आपका जब हम रिसर्च कर रहे थे और आपसे बात भी कर रहे थे तो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजर्स के साथ इवन पॉडकास्ट भी किया और हमें पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, लेकिन आपने बताया कि आप केपी एस्ट्रोलॉजी, ये क्या नई टर्म है? राइट। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पराशरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और वैदिक जो विद्या है ये पराशरी विद्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मतलब फैमिली ट्री मेरी जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पराशरी इसकी है, एजुकेशन की है, और उसी ब्लड से मैं कनेक्टेड हूँ। दूसरा, वैदिक जो है वो मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजीज है, तो हम वैदिक को बेस मानते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर बात करे, किसी भी पद्धति में चले जाइए, न्यूमरोलॉजी में जाइए, किसी भी वास्तु में जाइए, कहीं भी, तो कहीं ना कहीं वो वैदिक से ही इंस्पायर्ड है। तो वैदिक एक बेस है जिसके ऊपर सारी की सारी ब्रांचेस आगे निकली और वो डेवलप होती चली गई। जब वैदिक लोग कर रहे थे तो वैदिक करने के टाइम पे कृष्ण मूर्ति, केपी एस्ट्रोलॉजी का फुल फॉर्म मैं बताऊं तो कृष्ण मूर्ति पद्धति है। ये साउथ के एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। जब वो वैदिक से अपना कैलकुलेशंस करते थे तो कहीं ना कहीं उन्हें फील होता था कि वो अटकते हैं, रुकावट आ रही है। मतलब घटना कैसे घटेगी, घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, घटना कब घटेगी, एस्ट्रोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को ये है, आज के डेट में एस्ट्रोलॉजी को लोग कैसे डील कर रहे हैं, दो चीज़ों पे, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, दैट्स इट। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ये भी प्रोसेस बहुत अच्छा है, केपी हेल्प करती है। घटना कब घटेगी, पहली बात तो घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, कब घटेगी, महीना निकाला जाएगा, दिन निकाला जाएगा, टाइम भी निकाला जा सकता है, यहां तक जाने की टेंडेंसी केपी में है। तो केपी बहुत डेप्थ में जाता है, नक्षत्रों उप नक्षत्रों के लेवल तक जाने के बाद ये कैलकुलेशन निकलती है। लेंदी प्रोसेस है और इसके अंदर नॉर्मल प्रोसेस के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज होता है, वो रूलिंग प्लैनेट्स का होता है। रूलिंग प्लैनेट्स क्या है, वो डिवाइन सपोर्ट है। एस्ट्रोलॉजर को लगता है जरूरत है तो रूलिंग प्लैनेट्स की सपोर्ट से वो इमीडिएटली आगे की गणना निकालेगा और निकाल के फाइनल रिजल्ट दे पाएगा कि घटना कब होगी। तो इसको मैं और अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें बोलना चाहूंगा, लोगों की जानकारी के लिए भी होना चाहिए उन्हें जानकारी। फॉर एग्जांपल, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कोई व्यक्ति बीमार है और वो जानना चाहता है कि उसका इलाज हो पाएगा इस समय या नहीं हो पाएगा, या मेडिकली वो अनफिट है, क्या पोजीशन है। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत सटीक गणना से बताने की क्षमता रखती है और मैंने ये अपने कैलकुलेशंस में या चार्ट रीडिंग्स में ये फाइंड आउट किया है कि बिल्कुल सटीक गणना निकाल के दे देती है कि इस पीरियड में ये होगा, इस पीरियड में नहीं होगा। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ ऐड करूंगा, सभी चीज़ों के साथ तभी ये हो पाएगा जब हम दिल से ये सवाल पूछ रहे हैं। तो इसी तरीके से मैरिज की बात करें तो मैरिज होगी नहीं होगी, कब होगी। इसी तरीके से फॉरेन जाने की बात होगी, जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये ट्रेंड है फॉरेन जाने का, तो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कब जा पाएंगे, किस महीने जा पाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों और क्लैरिटी बहुत हद तक हमें केपी से मिल जाती है, जो कहीं ना कहीं वैदिक में, चूंकि वैदिक एक साथ बहुत सारे चार्ट्स को लेके चलता है। आपको मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा, वैदिक में एक चार्ट नहीं है, एक वैदिक में करीब करीब 40 चार्ट्स निकल आते हैं एक चार्ट के। तो फाइनली कैलकुलेशन करने वक्त इतने सारे चार्ट्स को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है एक एस्ट्रोलॉजर के लिए। तो ये कुछ ऐसी पद्धतियां निकली जो हेल्प करती हैं और हमारे लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर है, बट ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है। तो दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी। गॉट इट, ठीक है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताइए कि जितना हमने कुंडलियों, एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें एक चीज़ मिलती है कि तुम्हारी भाई कुंडली में ये चीज़ें लिख रखी हैं और तुम्हारे साथ ये चीज़ें होने वाली हैं, इतना ही है। और ये हमारे साथ होने वाले, मतलब प्रेडिक्शन हमारी हो रखी है, पहले से डिसाइडेड है काफ़ी चीज़ें। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंसान है, उसके बारे में बहुत कुछ लिख रखा है कि उसके साथ या तो अच्छा होने वाला है या तो बुरा होने वाला है। लेट्स सपोज हम केस लेते हैं कि उसके साथ बुरा होने वाला है और उसके कुंडली में बहुत सारे गलत योग हैं, गलत ग्रह हैं, उसके न्यूमरोलॉजी भी ख़राब है। अब अगर वो इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, तो क्या वो अपनी कुंडली को गलत साबित कर सकता है, या फिर पहले से ही डिसाइडेड है भैया हार तो मान ही जाओ? देखिए ऐसा, इसको मैं ना एक छोटा सा एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करूंगा और क्लियर हो जाएगा ये। भगवान जब किसी इंसान को गढ़ रहे हैं, मतलब एक व्यक्ति के जीवन को जब गढ़ा जा रहा है, तो दो तरीके के पेन भगवान यूज कर रहे हैं वहां पे, एक परमानेंट मार्कर और एक पेंसिल। अच्छा। जो परमानेंट मार्कर वाला पार्ट है वो एक बार गढ़ दिया, उसे चेंज करने की क्षमता ना मुझ में है ना किसी में है, किसी भी कोई भी धरती पर एस्ट्रोलॉजर आ जाए किसी में नहीं है। ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सा वो पेंसिल का भी उठाते हैं जब वो गढ़ रहे हैं, यहां पर वो रबड़ देते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के हाथ में,
वो वहां से उसे मिटाएगा और अगर गड़बड़ है तो उसे रेक्टिफाई करेगा। तो ये जो डिफरेंस है यही एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। देखिए, घटना होनी है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो रही है और अगर ये डिक्लेयर्ड है बारिश होनी है तो होगी, उसे रोक नहीं सकते, तो घटना नहीं रोकी जाएगी। लेकिन उपाय ऐसे माध्यम है जिससे हम कुछ हद तक उस नेगेटिविटी से बाहर निकले। तो क्या करेंगे, हम छतरी लेके निकल जाएंगे तो भीगेंगे नहीं, या हम रेनकोट पहन लेंगे, उससे बड़ा उपाय कर लिया। लेकिन यह कहना कि हम बारिश ही रोक देंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल ही है। तो यहां पे डिफरेंस आता है। जो आपका सवाल है उस चीज को अगर मैं क्लैरिफाई करूं कि इवेंट जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को घटाने और बढ़ाने की क्षमता उपायों में है। उपाय करने से भगवान ने ही उपाय बनवा दिए। एक मैं पॉइंट यहां पर कहना चाहूंगा, अगर कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने उपाय बना लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपाय ग्रंथों में लिखे हुए हैं और जो पढ़ते हैं बहुत समय से चल रहे हैं। मंत्रों की बात करें या यंत्रों की बात करें या हम हवनों की बात करें, पूजा पद्धति की बात करें, ये सब उपाय ग्रंथों में, किताबों में और रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। लोग उसे फॉलो करते हैं और बचते हैं। ठीक है, बट मेरा इसमें क्रॉस क्वेश्चन आपके साथ ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि वो उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है लेकिन उसे पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो पहले से डिसाइडेड है, आपकी कुंडली में लिख रखा है। तो मैंने एक डायलॉग सुना था कि मौत का दिन पता लग जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई किसी भी, अगर एक बच्चा जन्म लिया तो उसकी कुंडली बन सकती है, राइट, डेट ऑफ बर्थ टाइम के साथ कुंडली बनती है। तो अब उसका पूरी लाइफ डिसाइड होगी कि उस कुंडली के आधार पे कि ये इतना ही अच्छा करेगा, इसमें इतना ही बुरा होने वाला है, राइट। अब तो फिर वो कर्म करना कहीं ना कहीं कम ही कर देगा, उसको डिमोटिवेशन भी आ सकती है अगर उसकी कुंडली में कुछ गलत लिखा हुआ है तो। देखिए, ऐसा है, मैं आपको यहाँ पर ना चार्ट के बारे में बताऊंगा, कुंडली के बारे में बताऊंगा, जो ये बात को एक्सप्लेन करेगा। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, एक कुंडली बता रही है। धरती पर किसी भी व्यक्ति की कुंडली बना लीजिए, जो भी जीव है उसकी कुंडली बन गई। अच्छा। कुंडली में 9वां घर भाग्य का है, तो भाग्य से हमें मिलेगा, जिसका मतलब जिस घर में पैदा हुए, जिस फैमिली में आए, वो भाग्य है। ठीक है। और भाग्य के तुरंत बाद हम सोचते हैं कि हमें भाग्य से मिलेगा। लोगों को एक गलत फहमी है। 9 के बाद 11वां घर है प्राप्ति का। 9 है भाग्य, 11 है प्राप्ति। तो क्या 9 के बाद सीधा 11 पे जंप कर जाएंगे? बीच में 10 कहां चला गया? ये 10 क्या है? ये कर्म है। और मैं एक और बात बता दूं, 10 और 11 को कंट्रोल करने की क्षमता काल पुरुष कुंडली में भगवान शनिदेव के पास है। और आपको मैं ये भी क्लियर कर दूं कि शनिदेव किसी तरीके से मानने वालों में से है नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत, परिश्रम, अथक परिश्रम से ही चीजें प्रदान करते हैं। तो इसको सीरीज को ऐसे समझिए, 9 में भाग्य है, मतलब मुझे भाग्य से कुछ मिलेगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा, वो 10 बता रहा है। और 11 से प्राप्तियां होंगी, मतलब मुझे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब मैं पहले कर्म करूंगा। तो 10 इज वर्क एंड 11 इज रिजल्ट। तो ये कोई ना भूले कि अपने आप हो जाएगा या अपने आप सब कुछ स्वतः मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को मिल रहा है वो भी कर्म करके पूर्व जन्म के कर्मों का फल अभी प्राप्त कर रहे हैं, ये भी याद रखें। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, मैं अगर बात करूं, जो कि अरबों खरबों में खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य से इतना पा चुके हैं कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के पुण्यों का प्रताप इस जन्म में उन्हें प्राप्त हो रहा है, इसीलिए वो इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो प्राप्ति बिना कर्मों के हो जाए, लेकिन इस जन्म के कर्म करने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये कनेक्टेड है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। ये कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड चीज है। ठीक है, तो आप मुझे अभी 2 क्वेश्चंस थे, उनका आप एक स्टेटमेंट अगर आप मुझे दोगे कि क्या कर्म इज ग्रेटर और कुंडली इज ग्रेटर, दोनों में से बड़ा क्या है? कुंडली की बात करूं तो इसको मैं और रिफाइन कर दूं। देखिए, ये विद्या ज्योतिष है। क्या कोई समझ पा रहा है कि ज्योतिष क्या है? वर्ड क्या है? ज्योतिष, वो ज्योत जो हमें ईश्वरत्व की तरफ लेकर जाए। और पहले तो ये पॉइंट है, इसका मतलब भगवान ने हमें एक जन्म दिया, जिस जन्म के बेसिस पर कर्म करोगे, उपार्जन करो, धन उपार्जन करो, कमाओ, फैमिली बनाओ और धीरे धीरे ईश्वर को पाने की तरफ जाओ। क्योंकि 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 मोक्ष की तरफ जाने की बातें हो रही हैं। तो भाग्य से मिला, कर्म करो, प्राप्तियां होंगी, फिर मोक्ष की तरफ निकल चलो। तो अल्टीमेटली सबकी गणना ऐसे ही होनी है, सबकी कुंडली ऐसी ही बननी है। तो कोई ये ना सोचे कि मैं किसी और रूट से निकल के आ जाऊंगा या चला जाऊंगा। इसी चक्र में 12 के चक्रों में घूमना है और वही रिजल्ट्स उसे पाने हैं। ठीक है। मैं यूट्यूबर हूँ, आप पीछे प्ले बटन देख सकते हैं। तो एक यूट्यूबर की मैं वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी जी के। तो ध्रुव राठी
जी ने एक वीडियो बनाई, एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, मैं आपको बता दूं वो, और उन्होंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी इज ना स्पेकुलेशन गेम, तो इसमें कोई भी साइंस नहीं है एक्चुअल में। और उन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट भी दी कि भैया अगर तुम यहाँ पे कुछ करोगे तो वहाँ इतनी दूर बैठे प्लैनेट को कैसे कुछ लग जाएगा। जैसे हम बहुत सारी रेमेडीज बताते हैं ना कि यहाँ पे कुछ करो और उस प्लैनेट के लिए करो, तो वो वहाँ इतनी दूर बैठे प्लैनेट को कैसे लग जाएगा। और इवन एक सदगुरु जी का भी है कि उन्होंने भी बोला कि 10% कंट्रोल में भी प्लैनेट्स के हाथ में है और 90% पार्ट इज स्टिल इन योर हैंड्स। आपका क्या ओपिनियन है इन दोनों लोगों के बारे में? देखिए ऐसा है, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो कुंडली में अपने भाग्य को लेकर आए हैं उसे काट नहीं सकते। ये तो सत्य है, यहाँ तक बात सत्य है। लेकिन मैं फिर आऊँगा, बार बार इस बात को रिपीट करूँगा। पहले तो ग्रहों की बात करूँगा। पहला मुझे सवाल ये जानना है, जो भी इस तरह के पॉइंट्स बोलते हैं उन लोगों के लिए है कि क्या हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में लोगों ने सुना है? ज्वार भाटा जिसे हिंदी में बोलते हैं। जब चंद्रमा का प्रभाव धरती पर होता है तो वाटर राइज एंड फॉल ओशियंस में, सीज में वो होता है बेसिकली, जिसे हम ज्वार भाटा की बात बोलते हैं। कैसे होता है? इसका मतलब है कि प्लैनेटरी इंपैक्ट हमारे धरती के जल तत्व के ऊपर करता है। हम कितने % वाटर से बने हैं? हम 70% वाटर हैं हमारे शरीर में, और कुछ नहीं है, 70% वाटर है। जब जल तत्व हमारा इंपैक्टेड हो रहा है समुद्र का, हम 70% कैसे नहीं इंपैक्टेड होंगे? कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है। पॉइंट नंबर 1, ये सारी की सारी गुरुत्वाकर्षण की कनेक्टिविटी के साथ है। दूसरा, अगर एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल ही नेगेट करने की बात करते हैं या बिल्कुल कहते हैं कि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो पहले मैं ये उनको क्लियर बता देना चाहता हूँ ओपनली कि ये वेद विद्या है। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वेदों से निकली हुई विद्या झूठ है? क्योंकि वेदों के अंदर आज तक साइंस पहुंच ही नहीं पा रहा है उस लेवल तक। देखिए, ये पैरा साइंस है। पैरा साइंस को देखने और समझने के लिए साइंस की नॉलेज से आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक पॉइंट ऐड करूंगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोलूंगा इस तथ्य को, मिथ को तोड़ने के लिए। हम बैठे हैं यहां पर, बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, जर्म्स से घिरे हुए हैं, हमारे हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हम सभी एग्री करते हैं। देख सकते हैं? नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं हैं। अभी इस हाथ को या इसके ऊपर जो लगे हुए कुछ मिट्टी है, अगर उसे ढंग से पोंछा जाए या क्लीन अप किया जाए और अगर हम उसे माइक्रोस्कोप में रख दें, अब क्या होगा? अब हमें जर्म्स दिखने लग जाएंगे। इसका मतलब वो आंख ही नहीं है साइंस के पास अभी तक जो पैरा साइंस को देख पाए। तो पैरा साइंस देखने के लिए उस लेवल की नजर चाहिए, उस लेवल की नॉलेज चाहिए। साइंस इसके पीछे वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि हम चार्ट्स देखते हैं, जैसे हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर चार्ट देखते हैं, हम किसी के नेचर के बारे में बताने लग जाते हैं, किसी के बारे में बता देते हैं, तुम्हारे डिजीजेस आने वाली हैं, तुम्हें ये डिजीज होने वाली है, आके देख ले कोई बंदा। प्रश्न कुंडली एक ऐसी टेक्निक है या हुरारी एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई व्यक्ति अपने मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहता है कि मेडिकली प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो प्रश्न कुंडली में पूछने आएगा। बिल्कुल क्लियर पता लगता है प्रश्न कुंडली में। कैसे पता लग रहा है? ग्रहों की डीलिंग से कैसे पता चल गया कि वो क्या चीज जानना चाहता है और वो कैसे आंसर्स मिलते हैं? ये हम लोग प्रूव कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। तो ये कहना कि कनेक्टिविटी नहीं है, शायद उनको कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिला जो उन्हें बता पाए। मैं तो ये कहूंगा। अदरवाइज ये रीडिंग की बात है, इंडिविजुअलिटी की बात है। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी जोड़ा जा रहा है, वहां पे मिथ की बातें हैं, इसको दूर रहना चाहिए। इससे कर्म प्रधानता है और कर्म उसे करके ही रिजल्ट्स पा सकते हैं। अब बात आती है कि क्या 10% का इन्फ्लुएंस ही कर सकते हैं, बाकी 90% हमारा कर्म है। देखिए, हम जो भी कर्म करेंगे रिजल्ट्स उसके पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली अपना एग्जिस्टेंस रखती है, उसमें कर्म एडिशन करता है हमारे नेगेटिविटीज को दूर करने में। तो अच्छे कर्म करते जाएंगे, नेगेटिविटीज को दूर हटाते जाएंगे और अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट पॉजिटिव हमें लाइफ में मिलता चला जाएगा। क्योंकि गोल क्या है? ईश्वरत्व को पाना। ये लोग भूल रहे हैं। गॉट इट। ठीक है। अच्छा, आपने अंधविश्वास की बात करी, तो बहुत सारे जो ये यूट्यूबर्स भी जो स्टेटमेंट्स देते हैं, इवन बहुत सारे लोग इस चीज़ से अभी परे भी हटते हैं, तो वो एक चीज़ बोलते हैं कि यार बहुत सारे ना फ्रॉड होते हैं। इवन हिंदू धर्म के ही, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही ये बात बोलते हैं अक्सर, मैंने ये देखा है। तो आपका ये क्या राय है कि जो ये खासकर सिर्फ अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, बाकी भी बहुत सारी विद्याएं, हम काफ़ी पॉडकास्ट में अलग अलग ऐसे बात करें, लेकिन अगर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करें, आप हमारे ऑफिस के बाहर जाएंगे तो एक पोस्टर लगा हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो पोस्टर हर चौथे दिन चेंज हो जाता है। तो कभी तो उसमें काली माता का नाम लिखा होता है, कभी उसमें कोई मियाँ जी का नाम लिखा होता है,
और कि क्या क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं वो होता है। और नीचे एक बहुत बोल्ड में स्टेटमेंट लिखा होता है कि जो भी करेंगे आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे, और इतना बड़ा नंबर लगा हुआ है। आप उन्हें कॉल कर लीजिए तो उन्हें कॉल करके आपको मालूम लगेगा कि वो सब कुछ कर सकते हैं, किसी का कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमें सही डायरेक्शन की जगह जो तोड़ रही हैं उस जाने के बजाय? बिल्कुल, यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँगा, और बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, अच्छा है तो बुरा भी है, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी नेगेटिव भी होगी। पहली बात देखिए, यंत्र मंत्र तंत्र ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर इसकी रेक्टिफिकेशन, प्रॉब्लम्स की रेक्टिफिकेशन के लिए हमारे जो ग्रंथों में या हमारे जो ऋषि मुनियों ने, क्योंकि ये विद्या ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकली हुई और आगे पराशर ऋषि के और आगे और ऋषियों के साथ कनेक्ट होते हुए धरती पर आई। देखिए, ऋषियों ने इसे एक सात्विक रूप से बनाया था, लेकिन जब इसमें कुछ ऐसे नियम कायदे जुड़ने लगे, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कहीं नहीं कह रही है कि आप गलत तत्व को यूज करके गलत नेगेटिविटीज को यूज करो, क्योंकि जब वेद विद्या हो रही थी या देवताओं की विद्या हो रही थी तो राक्षसी विद्या भी चल रही थी। तो आपको मैं ये क्लैरिफाई करूंगा कि कहीं ना कहीं ये राक्षसी विद्याओं की बातें हो रही हैं, जहां पर कि कुछ इस तरीके की नेगेटिव टेक्निक्स से जो आप बात कर रहे थे, उन टेक्निक्स से रिजल्ट्स पाने की बात है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या एक इंसान ही भगवान बन गया जो सब कुछ कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान ने अपने अलग अलग रूपों में यह प्रूव करके दिया है कि इंसान जब भगवान बनने की कोशिश कर रहा था तो वो कहां चला गया, वो सब समझ रहे हैं। हिरण्यकश्यप के बारे में बात करते हैं तो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया। क्या प्रूव किया भगवान ने? भगवान ने सिंपल प्रूव किया कि जब तक तुम एक राक्षस की प्रवृत्ति बनाकर आगे बढ़ के अपने आप को भगवान को, खुद बोलता था मैं ही भगवान हूं, तो एक लेवल पर जब वो पहुंच गया कि मैं भगवान ही हूं और वो अति हो गई, तो भगवान ने खंबे से निकल के प्रूव करके दिखा दिया कि तुम नहीं हो, तुम्हारे ऊपर एक सत्ता बैठी हुई है जो इसे कंट्रोल कर रही है। तो कलयुग का समय है तो नेगेटिविटी ज़्यादा तेज़ी से भाग रही है और आगे बढ़ रही है, लोगों को ज़्यादा उस पर विश्वास हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग अगर अध्यात्म को सही तरीके से समझें, ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ें और गहराई में जाएं तो उन्हें क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये ऐसी कोई विद्याएं, ऐसी कोई चीज़ें उसके अंदर नहीं है। सात्विकता के साथ आगे बढ़ने की चीज़ें हैं ये, और वहीं से रिजल्ट्स पा जाते हैं लोग। अच्छा, चलो इस तंत्र वाली चीज़ को साइड पे रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दोबारा आते हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग डर का सहारा लेते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कि या तो आपको डराएंगे कि लेट्स सपोज कि, क्योंकि मोनेटरी बेनिफिट है हर किसी का, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर है उसका मोनेटरी बेनिफिट है, तो वो या तो ये बोलेगा कि भैया तुम्हारे में ये गलत है, बहुत डरा देगा, और उसके बाद सोल्यूशन के लिए डेफिनेटली वो चार्ज करेगा। दूसरा, बहुत सारे ऐप्स हैं आज के टाइम में, अगर आपने देखे होंगे, ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, वो चार्ज करते हैं पर मिनट या टाइम के हिसाब से। उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें बोली जाती हैं, मैंने देखा है, और उस पॉजिटिव चीज़ें बोल के सब्सक्रिप्शन बेचे जाते हैं, राइट। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि या तो वो पखंड से जोड़ देते हैं इस चीज़ को, या तो वो बहुत डरा देंगे, और फिर उनका एक टाइम पे इस चीज़ से विश्वास ही उठ जाता है। और आप मुझे बताओ कि हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम कैसे पता करें कि यार हमें एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा चाहिए, मेरे को संजय को एस्ट्रोलॉजी से फ़ायदा लेना है, मैं किस पे विश्वास करूं और कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या सत्य है, क्या वैदिक है, क्या केपी है, आई डोंट नो। मुझे बस फ़ायदा चाहिए और मैं किस पे विश्वास करूं आज के तारीख में। देखिए, ऐसा है, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन के साथ साथ पास्ट की कुछ इंफॉर्मेशन भी दी जा सकती है कि आपके जीवन में ये हो रहा है, ऐसा हुआ, इसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो जब एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा है जो आपको रियलिटी के साथ कनेक्ट होती है। प्रॉब्लम लोगों की क्या है, लोग कड़वा सुन नहीं पाते। जैसे ही मैंने गलत बोला किसी के बारे, मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप के बारे में पूछने आया है, और रिलेशनशिप के बारे में जब पूछने आया तो उसका फोकस क्या है, ये मुझे किसी हालत में पॉजिटिव ही बताएं, क्योंकि उसकी सोच ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर उसे बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं है, तो वो 6 महीने बाद उसे रियलाइज करेगा कि अरे उस एस्ट्रोलॉजर ने सिर्फ एक बोला था। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हमारे पास आ रहे हैं कस्टमर और मैं बोल रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप ही हैं जिन्होंने पहली बार ऐसा बोला, ये स्टेटमेंट कस्टमर की होती है। इट मीन्स कि एस्ट्रोलॉजर्स ने भी शायद इस चीज को
डाइवर्ट कर दिया और प्योर एस्ट्रोलॉजी से निकलकर वो इस चीज की तरफ चले गए कि जो वो सुनना चाहता है वही सुना दें। लेकिन ये गलत है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को भी याद रखना है कि वो भी 9, 10 और 11 के चंगुल में फंसा हुआ है। वो अपनी कुंडली को भगवान बन के चेंज नहीं कर सकता। 10 और 11 शनिदेव के कंट्रोल में है। जिस दिन उनकी लाठी लग पड़ेगी उस दिन संभालना और बचाना खुद को भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप समय का खेल है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर कि एस्ट्रोलॉजर्स गलत तरीके से उपार्जन करते हैं तो आगे उनके फैमिली में उनको भोगना पड़ता है, क्योंकि ये बैकफायर करती हैं चीज़ें। हम एक बात समझने की बात है, ये विद्या गहन विद्या की बातें हैं, 8वें घर की विद्याओं की ये पैसे हैं, लोगों के कष्ट के पैसे हैं। सिंपल सब लॉजिक है कि अगर कोई व्यक्ति रोता हुआ दिल से दुखी आ रहा है और आते हुए वो अगर पैसे दे रहा है, ठीक है, उपार्जन भी करना है, फिक्स्ड अमाउंट रख लिया और वो आज के समय के हिसाब से रखा, क्योंकि महंगाई का समय भी है, वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन लूटने की प्रवृत्ति से कुछ करना, आई थिंक वहां पर हमें भी रिफ्रेन एज एन एस्ट्रोलॉजर करना चाहिए। लोगों को सोच विचार करके ही देना चाहिए। बस सिर्फ नग बांटने हैं, देने हैं, इसलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर रुकावट और सोच, और कहीं ना कहीं ये अपने आप वो कर्म का प्रभाव उन्हें भी डिमेरिट, उनको भी प्रॉब्लम्स देगा और नेगेटिविटी से बच नहीं पाएंगे। 100% एग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। हमारे यहाँ पे इसी स्टूडियो में 5 से 6 एस्ट्रोलॉजर आ चुके हैं, तो मेरी टीम हमेशा आके पूछती है उनसे कुछ, तो मैं अपनी टीम से पूछता हूँ, हाँ क्या पूछा आपने, तो वो किसी जिस एस्ट्रोलॉजर ने उनके लिए पॉजिटिव बोला होगा तो उसको तो वो बहुत ये बहुत सही एस्ट्रोलॉजर है, और जिस एस्ट्रोलॉजर ने उनके लिए नेगेटिव बोल दिया, लेट्स सपोज कि कोई आके पूछे कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, तो आपने बोल दिया कि भाई तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे में योग नहीं है, जो भी है, लेकिन वो आपको मानने से इनकार कर देगा, यार ये सही नहीं लग रहा मेरे को। क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, ये लोग नहीं समझ पाते, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ऑफ लाइफ वही है। तो मैं जब भी बात कर रहा हूं और कस्टमर जब मुझसे डिटेल में जानने की कोशिश करता हूं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो क्लियर कर देता हूं कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए, जीवन की सच्चाई और रियलिटी के साथ रहिए, भ्रम के जीवन में न जिए। ये नहीं हो रहा है, लिखा हुआ नहीं है तो नहीं है, तो इसके पीछे भागने का फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, हम लव मैरिज की बातों में एक मैंने बात की, तो आप मुझे ये लव मैरिज के बारे में बताइए कि अगर हम, आपके पास भी मेरे हिसाब से बहुत सारे प्रश्न रिलेशनशिप के रिलेटेड आते होंगे, तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, सबसे पहले तो क्या ये बिल्कुल सटीक तरीके से हम कुंडली या आपके साइंस से पता लगा सकते हैं? नहीं। दूसरा, अगर लव मैरिज हो गई, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे हमने डिवोर्स के केसेस पढ़ते ही आ रहे हैं, राइट, देखते ही आ रहे हैं, तो ये भी क्या पता लगाया जा सकता है कि भैया इन लोगों का रिलेशन अच्छा चलेगा या फिर डिवोर्स होगा सटीक तरीके से? देखिए, लव मैरिज के योग होते हैं। अगर मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा भी तो लोग शायद इस बात को बहुत डेप्थ में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 7th हाउस 5th हाउस कनेक्शन होना, प्लस इसमें लव मैरिज के लिए सेल्फ का इन्वॉल्वमेंट होना, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होना। अब एक वीक डिसीजन मेकिंग पर्सन जो होगा वो कहीं ना कहीं लव मैरिज की तरफ नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि जब उसे फाइट करना पड़ेगा फैमिली के साथ तो उससे दिक्कत आएगी और वो डिसाइड करके एक लेवल पर डिसीजन लेके स्ट्रांगली अपनी बात को फुट डाउन नहीं कर पाएगा। पहली बात तो कहीं ना कहीं योग होते हैं और योग से क्लियर पता लगता है, ये बात सही है। बात आती है डिवोर्स की। देखिए, अगर किसी भी तरीके से शादी वाले घर के बजाय ऐसी दशाएं चल रही हैं जो दशाएं आपको नेगेटिव हाउसेस से कनेक्ट कर रही हैं, तो डिवोर्स के योग लिखे हैं तो होंगे और होके रहेंगे। अन्यथा डिवोर्स जैसी स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के चार्ट में डिवोर्स के योग जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक शायद डिवोर्स नहीं हो पाएगा। उसके लिए दोनों के चार्ट में डिवोर्स का योग होना जरूरी है और तभी ये डिवोर्स हो पाएगा। लेकिन हाँ, लव मैरिज होने के बाद ही सिर्फ डिवोर्स वाली बात पॉसिबल है। यहां पर मैं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, गुण मिलान। हाँ, मैं उसी पे आ रहा। जी, गुण मिलान की बात करूं, लोगों को लगने क्या लगा है, सिंपल साइकोलॉजिक है। और एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि वो आसपास के जो जिनको शायद जो जितना नॉलेज रखते हैं उनकी बात करूंगा, एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इतना ही करना शुरू कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ वो गुण मिलान किया, 32 गुण मिल गए। मैं कहता हूं भगवान राम की कुंडली मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, 32 गुण मिलते थे 36 में से। लेकिन विवाह कैसा था भगवान राम का? हर व्यक्ति राम राम करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान राम जैसा जीवन नहीं कोई चाहता, या विवाह जीवन वैसा नहीं चाहता, क्योंकि सुख ही नहीं प्राप्त कर पाए वो जीवन में। अपने जीवन में विवाह का सुख किस तरीके का मिला? कमिंग बैक टू दी टॉपिक, यहां पे इसी को कनेक्ट करते हुए देखिए, डेप्थ में जाना चाहिए। एनालिसिस, गुण मिलान जैसी चीज भी सिंपल नहीं है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा उसे। और गहराई में जाकर दशाएं, हमारे लाइफ का इंजन है दशाएं।
जब तक दशाएं अच्छी नहीं चल रही होंगी, अच्छे घर नहीं कनेक्ट कर रही होंगी, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। यहां पर ही वैदिक और केपी वाली बात जो आप कर रहे थे, ये डिफरेंस आता है। क्यों? वैदिक में लोग नक्षत्रों तक जाना छोड़ चुके हैं। आसान तरीका है ना, ऊपर से कुंडली देखी, बहुत बढ़िया, और कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन जब और गहराई में जा रहे हैं तो ऊपर से जो ग्रह बहुत अच्छा नजर आ रहा है, एक्चुअली वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, और रिजल्ट नहीं दे पाने के चलते विवाह नहीं हो रहा या लाइफ में डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो नक्षत्रों तक जाना, उप नक्षत्रों तक जाना, केपी का रूल ही नक्षत्र उप नक्षत्र से स्टार्ट होता है। वहां पर हम स्टार्ट ही उपनक्षत्र से करते हैं, तो इसीलिए वो मैं ज़्यादा सटीक मान लेता हूं, क्योंकि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, हम वहां पर बिना उसके आगे बढ़ते ही नहीं है। तो सटीकता ज़्यादा मिलती है, रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, और शायद मेरी प्रेडिक्शन में फिर स्टेटमेंट थोड़ी ब्लंट लगती है लोगों को, जिसके लिए मेरा नाम ब्लंट एस्ट्रोलॉजर के नाम पे मशहूर हो जाता है। तो मैं इसी बात को लेकर फिर भी सेटिस्फाइड रहता हूँ, बोला मैंने सच, और वापिस वो इसी बात को आता है, आपने ठीक बोला, वहाँ पे गलती नहीं है, ये सही बोला आपने। ठीक है। अच्छा, आपने भगवान राम की बात की, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें कुछ कुंडली के एनालिसिस बताओ कि जो सबसे पहले लॉर्ड राम, जो हमारे भगवान राम है, उनकी कुंडली आपने देखी है, तो जी, क्या था उनकी कुंडली में? दो चीज़ों पे देखिए, कुंडली तो बहुत चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा, लेकिन अगर मैं राम जी की कुंडली की बात करूं, जो उस समय की गणना के बेसिस पर ज्योतिषाचार्य ने बनाया और वो जो कैलकुलेशन निकाली, तो शनि का प्रभाव चौथे घर में दिखाया, और शनिदेव जिस घर में बैठेंगे तो चौथा घर सुख भाव का है, फैमिली का है, तो वहां पर देखिए जीवन में कितना कष्ट हुआ, सुख नहीं मिल पाया, डिफिकल्टीज आई, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए उनको। अब वो दशाएं, अंतर दशाएं निकालनी पड़ेंगी, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी उस चलते रही जहां पर उनकी कुंडली में डिफिकल्टीज आई। इसके अलावा उन्हें ओपोनेंट जो मिला, ओपोनेंट बहुत क्रोधी मिला, एग्रेसिव मिला, लड़ाई झगड़े करने वाला मिला, तो मंगल का प्रभाव उनके 7वें घर में शो किया जा रहा है कुंडली में। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं माता सीता की बात करूं, तो माता सीता ने एक बार जो डिसाइड कर लिया, उन्होंने चेंज नहीं किया। इन्होंने अगर सोच लिया कि प्रभु राम ने उन्हें कह दिया है कि वनवास जाना है, तो दोबारा किसी के आग्रह को उन्होंने स्वीकारा नहीं, तो उन्होंने भी अडैमेंट नेचर शो किया और स्ट्रिक्ट नेचर शो किया, और डिसीजन बोल्ड लिए उन्होंने। वो मंगल के प्रभाव का उन्होंने एक टफ डिसीजन मेकर शो किया। प्लस रावण उन्हें मिला जो कि ओपोनेंट था, तो हम सामने के अपने युद्ध करने वाले व्यक्ति को इस घर से डिनोट करके देखते हैं। वहाँ पर भी देखिए एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लड़ने में शेर है, लड़ने में वो रहा, और उन्होंने भगवान राम के साथ युद्ध किया। तो अगर देखें, कुंडली कहीं ना कहीं चीज़ों के साथ मैच करती है, और रिजल्ट्स हमें वही दिखते हैं जो कि उनकी कुंडली में हमें नज़र आया। तो जीवन ऐसा ही है, और डेफिनेटली अगर कुंडली को डिटेल में एनालिसिस किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने नजर आती हैं। ठीक है। अच्छा, भगवान, एक और पॉइंट इसमें बोलूंगा कि सूर्य का प्रभाव उनके 10वें घर में जहाँ तक मुझे याद है वो आ रहा है, तो सूर्यवंशी लेवल पे उनको लेकर गए, सूर्य ने चमकाया और वो सूर्यवंशी के राजा बने। तो कहीं ना कहीं नाम, शोहरत, इज्जत जो हम सूर्य से देखते हैं वो भी उन्हें दिखा, और वो पिता से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड थे, तो 10वां घर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत पावरफुल था, और रिजल्ट उन्हें राजा के रूप में मिला। गॉट इट। अच्छा, इसी के साथ अगर आप हमें श्री कृष्ण जी की भी कुंडली का बता पाओ। देखिए, श्री कृष्ण जी की कुंडली के बारे में जब उनकी एनालिसिस होती है तो दो ग्रहों के बारे में बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। वो है चंद्र और केतु उनके लगन में थे और राहु उनके 7वें भाव में थे। तो सामने वाले लोग उनके षड्यंत्रकारी रहे हैं और वो हमेशा उन्हें षड्यंत्रकारी लोगों से ही सामना करना पड़ा। तो ये मैं क्लियर कट समझ पा रहा हूँ कि राहु का प्रभाव के चलते षड्यंत्र वाले लोग उनको सामने मिले। प्लस खुद का भगवान कृष्ण का बहुत कंट्रोल्ड ऑरा था, मतलब वो हर परिस्थिति में बहुत अपने आप को कंट्रोल रखते थे और बहुत विकट स्थिति आने के बाद जैसे 100 गलतियां माफ करने के बाद उन्होंने वध किया अपने एक व्यक्ति का। तो उन्होंने इस तरीके की कैसे पॉसिबिलिटी हुई, जबकि केतु के साथ प्रभाव था, तो उन्होंने उसका उपाय एक बना के रखा हुआ था। हमेशा वो मोर पंख यूज करते थे और मोर पंख से उन्होंने उसका एक रेमेडी कर रखी थी, खुद रेमेडी कर रखी थी भगवान कृष्ण ने। ये एक अचंभे वाली बात है बट फैक्ट है। चंद्र को बचाने के लिए उन्होंने उसका रेमेडी कर रखी थी। उस रेमेडी के चलते कभी भी वो मेंटली डिप्रेस नहीं होते थे, टेंस नहीं होते थे, अपने मन को स्थिर रखते थे, कंट्रोल रखते थे। 24 घंटे उनके अंदर वो क्षमता थी इस चीज़ को कंट्रोल करने की। तो क्या हम ये कहना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि भगवान कृष्ण जो है वो उपाय नहीं कर रहे थे? गलत है, सब उपाय हो रहे थे। अच्छा, तो ये मोर ये शायद आपके लिए नया चीज है। ये नई चीज ये भी रेमेडी है, ये भी रेमेडी है। ग्रेट। अच्छा, अगर हम बॉलीवुड की तरफ बढ़ते हैं तो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी अमिताभ बच्चन, उनकी कुंडली बहुत एस्ट्रोलॉजर बताते हैं। मैं थोड़ा सा उनकी कुंडली के कुछ डिटेल्स मैंने अपने पास नोट किए हुए हैं। तो देखिए उनके कुछ अच्छा पीरियड आया। शनि में उनके जब मंगल का प्रभाव आया तो 1984
तो उस समय बहुत बढ़िया रहा उनके लिए, लोकसभा की मेंबरशिप उन्हें मिली, तो योग अच्छे थे, अच्छे प्रभाव मिले, तो बेनिफिट्स मिले। कुछ ऐसे ग्रहों का योग आया जब 1982 में उनको हेल्थ इश्यूज आए, कूली का जब शूटिंग हुआ उसमें उनको हेल्थ इश्यूज आए, और जैसे ही हेल्थ इश्यूज आए इमीडिएटली के बाद ऐसी दशा चली जो कि शुक्र की अंतर्दशा चली, प्रत्यंतर दशा बेसिकली चली, जिसने रिकवरी देनी शुरू कर दी। 5th हाउस से वो कनेक्टेड था और 1st हाउस से कनेक्टेड था, तो बाय डिफॉल्ट उन्हें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए और वो रिकवरी की तरफ चले गए। देखिए, अगर फुल डिटेल एनालिसिस की जाए, इवन बड़े लेवल पे आप कह रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें वर्क करती हैं। अभी आज भी और भी हम डिस्कस करूँगा, शायद उसमें और डिटेल निकल के आए, तो ये मिथ टूटे कि ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटीज़ के साथ या किसी के साथ भी दशाओं अंतर दशाओं का रिजल्ट्स नहीं मिलता। अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में काफ़ी ग्रह जो 8वें घर के साथ कनेक्टेड हैं, तो बार बार उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, उन्हें लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई, स्ट्रगल बहुत मिला, स्ट्रगल के बाद वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद आगे बढ़े। ऑल्दो इनके कनेक्शन बहुत अच्छे लेवल पर रहे, प्राइम मिनिस्टर के साथ कनेक्शन रहे, उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ ईजी नहीं रही, बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही। बड़ी कंपनी बनाई और कंपनी को बनाने के बाद उसका एक दशा ऐसी चल रही थी जिसमें उस कंपनी को लॉस हुआ और बैंकरप्ट भी हुए, और बाय डिफॉल्ट वो केबीसी आया, वहां से रिकवर हुए। और जब हम एनालिसिस करते हैं दशाओं में, तो एग्जैक्टली वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाउसेस कनेक्ट होते हैं, और वो बिल्कुल प्रूव होता है कि हाँ, एस्ट्रोलॉजी वर्क्स इवन विद एवरीवन, सेलिब्रिटी भी नहीं छूटे हैं इससे। ठीक है। अच्छा, आप रिसेंट वाला एग्जांपल बताओ, इससे सब लोग रिलेट करेंगे। हमारे एक यूट्यूबर है रणबीर इलाहाबादिया, वो बहुत टॉप पे गए, लेकिन सडन पता नहीं क्या हुआ कि पूरी, ऐसा लगता है कि पूरी कायनात उनको गिराने में लग गई एकदम से। उनकी कुंडली में ऐसा क्या था? कुंडली से पहले नाम पे आते हैं। रणबीर और इलाहाबादिया को अगर हम न्यूमरोलॉजिकली कैलकुलेट करते हैं नंबर्स पे, तो वो 4 और 8 का नंबर है, और 4 राहु का है, 8 शनि का है। अच्छा। तो वो अपने साथ शनि और राहु का नंबर ही लेके चल रहे हैं अपने नाम के साथ। तो बाय डिफॉल्ट जब ऐसी कोई दशा चलेगी और ऐसा पीरियड ट्रांजिट का आएगा जिसमें शनि राहु केतु का प्रभाव उनकी लाइफ में इंपैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो फंसने तो चांसेस 100% बने हुए हैं। तो इस नंबर के नाम से बचने की कोशिश थी। अब उनके बर्थ चार्ट में और डिटेल में जाएं तो और भी एनालिसिस निकलते हैं, लेकिन अभी की सिचुएशन की बात करूं तो मैंने उनकी कुंडली देखी है, और उनकी कुंडली में शनि, उनके जो डेटा हमें अवेलेबल हो पाया, तो हम ये नहीं कह सकते कि वही ही, बट वट एवर डेटा, और वो ऑथेंटिक ही लग रहा है इंटरनेट से जो मिला, उसके बेसिस पर शनि उनके 6ठे भाव में है और अपनी खुद की 11 नंबर राशि में है। इस वक्त गोचर के अंदर भी शनि वहीं बैठे हुए हैं, और शनि जब शनि के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे समय में उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स बोली, और ऐसी स्टेटमेंट बोलते हुए, और उनकी जो स्पीच वाला हाउस है वो डायरेक्टली शनि की दृष्टि में आता है, तो ऐसी स्पीच उन्होंने बोल दी, और स्पीच बोलते ही काम तमाम हो गया, और अब उसका हर्जाना वो भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब है बचाने की क्षमता कमजोर हो गई, और ग्रहों का योग बिल्कुल बताता है, शनि पर शनि का जब कुंडली के शनि के ऊपर गोचर का शनि जब आ गए, तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाल दिया कि दृष्टिवश उनका जो स्पीच हाउस कमज़ोर कर दिया। अदरवाइज राहु और केतु का प्रभाव उनका बहुत पॉजिटिव है, जिसके चलते उनकी स्पीच से कनेक्ट होके ही वॉज अर्निंग वेरी गुड। लेकिन डेफिनेटली नाम का प्रभाव, नंबरों का प्रभाव, न्यूमरोलॉजिकली जैसे मैं वो भी करता हूं, तो उसका प्रभाव, और बाय डिफॉल्ट ग्रहों का प्रभाव, ये सब मिलके उनको डिफिकल्टी दे रहे हैं, और ये अभी कुछ समय तक चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, अभी चलेगा ये जी, क्योंकि अभी डिटेल एनालिसिस और अगर करें तो बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट अभी डिफिकल्टीज हैं जो कि इतनी आसानी से हटने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में 3 नाम है मेरे पास। पहला तो मुझे आप ये बताओ कि राहुल गांधी जी के बारे में थोड़ा बताओ जी। जो ये राहुल गांधी जी का फ्यूचर आपको कैसे लगता है, और क्या ये कभी इनकी कुंडली में, अगर आपने कभी देखा हो या इनके योग देखे हो, तो क्या ये कभी मोदी जी को पीछे छोड़ भी पाएंगे या नहीं? देखिए, ऐसा है कि उनकी कुंडली के अंदर योग जो है ना, वो क्लियरली ये बात बताते हैं कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन वो अपनी स्पीच पावर, जो स्पीच की जो पावर है और थॉट फ्लो है, उसमें कमज़ोरी के चलते, जो कुंडली के नेगेटिविटी कनेक्शन के चलते नेगेटिविटी होती है उसमें, उसके चलते वो कहीं ना कहीं उसमें वीक होंगे, और वो शायद बीट करने में डिफ़िकल्टी हो जाए उनको, क्योंकि वो अपनी हमेशा स्पीच से ही फंसते हैं। कोई ना कोई बात ऐसी बोल जाते हैं जिसको कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और ये एक बार नहीं है, ये सैंपल हज़ारों बार, मतलब जितनी बार हम देखें तो हर बार वही प्रॉब्लम रही है, और ये हमेशा उनके साथ चलेगा। दूसरी बात करते हैं मोदी जी की, तो मोदी जी ने इस चीज़ के ऊपर बहुत वर्कआउट किया है। ऑल्दो मोदी जी की कुंडली 8 नंबर लगन की है, और 8 नंबर लगन में तीसरे घर में जो स्पीच की पावर है, वहाँ पर शनिदेव का प्रभाव है, तो उन्होंने अपने आप को कर्मनिष्ठ करके और सात्विकता के साथ अपने आप को बहुत
हार्ड वर्किंग पर्सन बनाकर शनिदेव को एक तरीके से मना रखा है, उनके साथ आत्मसात हो रखा है, तो शनिदेव प्रदान करने पर तुले हुए हैं और प्रदान करते चले जा रहे हैं। तो तीसरा घर भी उनका पूर्ण रूपेण प्रदान है, जहां पर कि डिफिकल्टी के साथ बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोदी जी जब कभी कभी किसी जगह अलोन बैठे होते हैं और लोग बात कर रहे होते हैं, तो उन्होंने उनकी जो भाव भंगिमा होती है उसमें वो थोड़ा सा इस तरीके का भाव भंगिमा ज़रूर देते हैं, और वो जो है वो उनका इंट्रोवर्जन नेचर दिखाता है। लोग हैरान होंगे मेरे इस बात पे, बट इट्स अ फैक्ट। वो इंट्रोवर्जन नेचर दिखाता है, वो थोड़ा सा इस बात से सोचने का और इस तरीके का थॉट देते हैं। एक मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया उनको। 8 नंबर लगन का प्रभाव है, जहां पर कि थोड़ा साइलेंट रहने की कोशिश करता है व्यक्ति, लेकिन एनर्जी में कमी नहीं है। अगर उनकी कुंडली की बात करें, जैसे आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, तो उनके एनर्जी की बहुत भंडार है। मंगल लगन में उनके बैठे हुए हैं, चंद्र लगन में बैठे हैं, तो शांत प्रवृत्ति से सब चीज, तो चंद्र जैसे कृष्ण भगवान की कुंडली में चंद्र लगन में और वैसी तरीके से मंगल लगन में इनके, तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर एग्रेशन देता है, एनर्जी देता है। इस उम्र में भी इतनी काम करने की क्षमता उनको वहीं सब चीज़ों से मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म का कनेक्शन, मेडिटेशन का कनेक्शन और हर तरीके की पॉजिटिविटीज़ अपने अंदर लेकर आना और डेडिकेशन, आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑरा एक ऐसा क्रिएट कर रहा है जो कि उनको डिफीट करने में डिफिकल्टी मिलेगी। ठीक है। बाकी दशाएं, अंतर दशाएं डेफिनेटली मैटर करती हैं। मैं अभी एक रफ आइडिया एक निकालने की बात कर रहा हूँ, जो उनकी कुंडली में देख पा रहा हूँ सामने। क्योंकि देखिए उनकी कुंडली में शनि जो है वो 10वें घर में है, और 10वां घर जो है वो प्रोफेशन का है, तो उन्होंने उनको साध रखा है, ऐसे समझ लीजिए। वो कभी थकने की कोशिश ही नहीं करते, कभी रेस्ट नहीं लेते, कभी छुट्टी नहीं लेते। शनिदेव बहुत प्रसन्न है, शनिदेव से लोग डरते हैं। तो अभी अगर आप शनिदेव के बारे में जब हम कभी इस पॉडकास्ट में बात करें अगर, तो उस पर यही बात निकल के आएगी कि उनको एक ही चीज पसंद है, हार्ड वर्किंग। ऑल्दो वो लेथार्जिक बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए 2 धारी तलवार है उनके पास, वो बना देते हैं कि व्यक्ति बहुत लेथार्जिक हो, लेकिन जब वो व्यक्ति उसको तोड़कर और हार्ड वर्कर हो जाता है, फिर वो प्रदान करते हैं। और एकमात्र ग्रह जो भयंकर रूप से प्रदान करके और स्टेबिलिटी के साथ प्रदान करता है, वो शनिदेव है। बाकी सभी ग्रह प्रदान करके गायब हो जाएंगे, शनिदेव का प्रदान किया हुआ कुछ भी वापस जाने वाला नहीं है, वो यहीं रह जाएगा, वो रहेगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा। तो इसीलिए इस चीज के ऊपर वर्कआउट उन्होंने किया हुआ है और वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, आई थिंक वो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो ही वॉज अंडर 7.5 जी, 7.5 का प्रभाव। तो 7.5 में लोग क्या बोलते हैं, बहुत दुख मिलते हैं, बहुत टेंशन होती है, बहुत स्ट्रेस मिलता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 7.5 में उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल गई, बताइए क्या कहना चाहते हैं लोग? कैसे कहते हैं कि शनिदेव देते नहीं है? शनिदेव देते हैं, लेकिन याद रखिए उस वक्त देश में कुछ ऐसे डिसीजंस वो ले रहे थे अपने बोल्ड नेचर के चलते, जिसके चलते कि देश में बहुत भयंकर स्थिति बनी हुई थी, और कहीं ना कहीं आग जल रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं एजिटेशंस हो रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्होंने उसका रेमेडी निकाला। और रेमेडी में क्या हुआ, वो देश से बाहर चले गए। 1 साल तक वो देश में नहीं आए। एक तरीके से सभी लोग ये कहते थे घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं, ये सब सोचते रह गए, वो रेमेडी कर रहे थे। क्या रेमेडी की उन्होंने? देश से बाहर हो गए। 7.5 का प्रभाव जिस समय बहुत पीक पर उनके ऊपर था, तो चूंकि वो राजा हैं इस समय, उस समय भी राजा थे, तो राजा के ऊपर जब प्रभाव आएगा तो उसके पूरे एनवायरनमेंट को वो नेगेटिव बनाएगा। तो उनका एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रखा था, वो देश से बाहर चले गए। जैसे ही देश से बाहर चले गए, चीज़ें धीरे धीरे सेटल होनी शुरू हो गई, और उसका रिजल्ट क्या किया? हार्ड वर्किंग। प्लेन में ही सोना, प्लेन में ही खाना, प्लेन में ही हर चीज़ एक्टिविटीज़ करनी, ऑफिस भी प्लेन में ही खोल लिया, जहाँ जहाँ बैठ सो पाए कर पाए। 2-2 3-3 महीनों तक ऑलमोस्ट बाहर रहे। तो लोग बोलते थे ना, इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च दिए। रेमेडी चल रही थी सर, और रेमेडी का रिजल्ट क्या है आप देख लीजिए। शनिदेव प्रदान करते हैं, क्या प्रदान किया? वर्ल्ड लीडर, बड़े से बड़े लीडर उनके पीछे हैं, वो आगे आगे हैं। तो जब शनि प्रदान करते हैं, तो आज मैं इस बात को प्रूफ कर पा रहा हूँ। नई बात बता रहे हो। तो बिल्कुल वो प्रदान कर रहे हैं, और प्रदान करते हैं, ऐसा प्रदान करते हैं कि बस। तो इसीलिए डरने की बात नहीं है, उनको मनाने की बात है। तो शनिदेव को मनाना पड़ेगा, तो उसके लिए रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो जो इस बात को जानना चाहेंगे, डेफिनेटली दे कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप हमें योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताओ, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से, बिकॉज हमें लगता है कि वो अगर कोई नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकता है तो वो हो सकते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के अंदर एक बहुत खासियत है, उनकी ना बर्थ टाइमिंग का थोड़ा सा एक गड़बड़ हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें ना 2-3 जगह चेक किया वेबसाइट पे। तो न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, तो उसमें देख रहे हैं, तो उनका ना एक पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजिकल स्टाइल से देखा जा रहा है, तो उनके कुछ ऐसे नंबर्स अवेलेबल हैं उनके पास जो कि उनको इमोशनल कनेक्ट बहुत देते हैं। तो आप देखोगे, हमने उनकी स्पीचेस भी देखी हैं, लोकसभा के अंदर वेरी रेयर कोई एक MP रो पाएगा, रोएगा।
योगी आदित्यनाथ जी के अंदर इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते वो मासेस से कनेक्ट करते हैं। देखिए, लोग इमोशन से कनेक्ट होते हैं क्योंकि दिल से दिल का लगाव है, इसीलिए वो हर चीज़ के अंदर इमोशन को लेकर जैसे ही आते हैं ना, वो लोगों को दिल जीत लेते हैं। तो ये चांसेस बनाते हैं आगे बढ़ने के। थोड़ा सा डिफिकल्टी है कि उनके उस न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के अंदर मुझे सूर्य का प्रभाव थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं मिला, तो उसके लिए वो ऑलरेडी बहुत सारे रेमेडीज आई थिंक कर रहे हैं, जिसमें वो पिता के साथ कनेक्टेड हैं। फादर तो शायद अब उनके शायद नहीं हैं, जो कि पीछे बार, लेकिन देखिए कि उन्होंने किस तरीके की राजधर्म को पूर्ण करने के लिए, एक राजा का धर्म, तो राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सूर्य को पूरा सपोर्ट किया हुआ है, अपना लिया हुआ है, और अल्टीमेटली वो पॉजिटिविटी है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आगे अग्रसर हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अभी हमने कुछ टाइम पहले सर बात की थी भगवान राम के कुंडली के बारे में, राइट? लेकिन मेरे माइंड में एक और चीज़ आ रही है कि भगवान राम, वो तो भगवान थे ना, तो उनको क्या ये नहीं मालूम था कि सीता माता का हरण होने वाला है, उनकी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट होने वाली है, तो उन चीज़ों को वो पहले ही सेटल कर सकते या सही कर सकते थे, राइट? या उन्हें नहीं पता था कि रावण निकलेगा, कि पहले ही मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, राइट? आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें हो सकती थी, या ये भी उनकी कोई लीला थी? देखिए, कर्म की प्रधानता उन्होंने भी दिखाई है। राम जी ने जब वानरों को भेजा, मैं वहां से शुरुआत करूंगा, वानरों को भेजा सीता माता को ढूंढने के लिए, तो हनुमान जी के अलावा किसी को निशानी नहीं दी। ये प्रूफ है इस बात का कि भगवान जानते थे हनुमान जी ही हैं, सीता के पास पहुंचेंगे। कोई इस बात को झुटला दे तो मुझे बताए, चैलेंज है मेरा इस बात के लिए। सभी जानते हैं कि हनुमान जी ही पहुंचने वाले, ये राम जी को पता था, और हनुमान जी को ही उन्होंने वो अपनी अंगूठी मुद्रिका जो बोलते हैं वो दी, और जहां से चूड़ामणि वापस आई। कहने का मतलब यह है, राम जी को पता था, वो जानते थे, सर्वज्ञ थे, और सर्वज्ञता से जानते थे। कर्म प्रधानता दिखाई। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो क्या दिखाया उन्होंने? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लोग नेगेटिव, जो आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे आपने पॉडकास्ट में हमारी डिस्कशन में चल रहा था कि पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये कर लो, ये उपाय कर लो, वो कर लो, नेगेटिव उपायों की बात है। भगवान राम ने क्या किया? समुद्र से विनय किया, पूजा की, अर्चना की, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया, पूजा की, भगवान शिव को मनाने की कोशिश की, आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश की, आशीर्वाद भी मिल गया, फिर अलग अलग देवताओं को मनाने की कोशिश की। क्या दिखाना चाहते हैं भगवान? हम जिनको आदर्श जीवन में, हम जब पैदा होते हैं तो शायद हम राम के नाम से पैदा होते हैं, हम सभी हिंदू लोग या सनातनी, और जब अंत समय जा रहे होते हैं तो भी राम के नाम से। तो हमारा स्टार्ट और एंड इन दो शब्दों में कनेक्टेड है। तो हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिनके नाम से हमारा जीवन चलता है, हम उनके रूल्स को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या प्रूव किया उन्होंने तरीके क्या दिखाए कि पहले पूजा पाठ पद्धति, अनुनय विनय, या ये सारी विद्याएं जो यूज हो रही हैं, ये सात्विक तरीका है। सात्विक तरीके से ही उन्होंने आगे लाइफ को जीने की कोशिश की। यही जीवन का एक्चुअल सार है, और रिजल्ट उसी से मिलेगा। तो अल्टीमेटली ही न्यू एवरीथिंग, जानते सब थे, लेकिन वो करते नहीं, ना ही किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लोगों को प्रूफ करना था। ये एक लीला ही थी। जी, समझा। ठीक है। एक ना हमारे यहाँ पे गेस्ट भी आए थे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सर आपने सुना? जी बिल्कुल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज समथिंग न्यू फॉर मी, बट मैंने जितना समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके बारे में मैनिफेस्ट करो, उसके बारे में सोचो, वो तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, मिल सकती है, उसके भी अलग अलग सोल्यूशन है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एस्ट्रोलॉजी कहती है कि भाई पहले से डिसाइडेड है, सब कुछ लिख रखा है, तुम्हें मिलेगा वही जो डिसाइडेड है। तो ये थोड़ा वर्सेस नहीं हो गया? आप क्या समझते हो इससे? नहीं, इसमें देखिए, मैंने उस समय भी बताया था, डिसाइडेड है। हाँ। जो पूर्व जन्म के कर्मों से डिसाइडेड है कि आप कहाँ जन्म लेंगे। हाँ। वहाँ ये डिसाइडेड है कि आप जो है, आपके साथ जीवन में कब अनिष्ट हो सकता है, लेकिन आप क्या अच्छे कर्म करेंगे ये कहाँ डिसाइडेड है। करिए ना अच्छे कर्म, आपको कोई नहीं रोक रहा है। दान पुण्य करना है करिए, सेवा करनी है करिए, पैसे कमा के लोगों की हेल्प करना है करिए, किसने मना किया? ये अच्छे कर्म है। नेगेटिव आपके साथ आने वाला, उसकी इंटेंसिटी घटेगी, ईश्वर देख रहे हैं, वो जो एक तराजू चल रहा है वो देख रहा है कि कहीं ना कहीं उसे बैलेंस करना है। तो यहाँ तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा कि इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाए। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन की बात। देखिए, मैं इसको नेगेट नहीं करता, मैं इसे ये कहता हूँ क्योंकि आप यूनिवर्स कॉस्मिक एनर्जी है, वो ईश्वर हैं। बिना रोए दूध नहीं देगी माँ। अगर कोई बच्चा रोए ना तो 2 घंटा सोया रहे, लेटा रहे, खेलता रहे,
दूध की बोतल थोड़ी माँ पकड़ा देगी। ईश्वर क्यों दें जब मांगा ही नहीं? तो हमें मांगना पड़ेगा। पहली बात, हम किससे मांगेंगे? हम अपने घर में अपने पिता से मांगते हैं, माता जी से मांगते हैं, मम्मी पापा से मांगते हैं, तो डेफिनेटली हम उस परमपिता से क्यों नहीं मांगेंगे? तो पहली बात तो मांगेंगे। अब मांगने की बात आती है तो वो मैनिफेस्टेशन का ही वो रूल है। तो देने वाला वो कॉस्मिक एनर्जी है, तो होगा क्या? एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा और हम पॉजिटिविटी के साथ उस तरफ बढ़ेंगे और हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। रिजल्ट पॉइंट ये है। तो मैनिफेस्टेशन इज जस्ट गिविंग पॉजिटिव ऑरा। ऑरा हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, जिसके बेसिस पर हमारा रिजल्ट्स पाने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन फिर वही बात आएगी, बिना कर्म किए कुछ नहीं होने वाला। ये कोई ना सोचे कि बस कुछ ऐसा कर लो और अरबपति बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कोई अरबपति ऐसे नहीं बनता। अगर ऐसे अरबपति बनते तो सभी अरबपति होने चाहिए थे। रूल्स बहुत सिंपल सिंपल होते। बिल्कुल जी, तो मतलब अपनी बार बार कॉन्वर्सेशन में ये निकल कर आ रहा है कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है बिल्कुल। और वो रहेगी। बिल्कुल रहेगी। ठीक है। अच्छा सर, मैं ना सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ कुंडली निकालने के लिए, जस्ट टू क्यूरियस कि अच्छा सिर्फ अपनी नहीं, अपने घर वालों को भी निकाल लेता हूँ कि कभी इसकी निकाल ली, कभी उसकी निकाल ली। एक टर्म मैंने सुन रखी थी, किसी ने मुझे बताया कि भैया जिसके कुंडली में राजयोग होता है तो उसे बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलता है। तो मैंने देखा कि किसी सबकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो राजयोग वाली चीज़ है, आ रही है, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ खराब भी है। तो ये समझ नहीं आया मेरे को। देखिए ऐसा है, राजयोग होना एक योग है। अगर उसकी दशा नहीं आएगी तो कुछ नहीं होने वाला। यही सस्पेंस है। ये समझाइए आप, ये कैसे कह रहे हो? जैसे आपकी कुंडली में अगर कोई राजयोग बनता है या धन योग बनता है, जो वैदिक का पार्ट आप पूछ रहे हैं, जब जिन ग्रहों ने वो राजयोग बनाया, दो ग्रहों ने मिलकर सपोज कोई राजयोग बनाया, बृहस्पति और मंगल के कॉम्बिनेशन से सपोज कोई राजयोग बन गया, हाँ ठीक है जी, जब तक बृहस्पति और मंगल की दशा नहीं आएगी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मैं एग्जांपल बताता हूं। एक ड्राइवर बंदे से बात हो रही थी, हाँ जी, तो उससे कहा कि तुम्हारा योग जो है बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और तुम बहुत मतलब अच्छा लाइफ लीड करना चाहिए तुम्हें। तो वो कहता मैं ड्राइवर हूँ। हाँ अब वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि जो कहा क्या स्टेटमेंट, और ये इट्स अ लाइव एग्जांपल जो मैं देखा बीता। हाँ तो फिर मैंने फर्दर उससे पूछा, एक बात बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है यार कि एस्ट्रोलॉजी कुछ कह रही है और तुम कह रहे हो कि मैं सिर्फ ड्राइवर का काम करता हूँ, तो मैच नहीं कर रहा है। हाँ कहता नहीं सर, बात वो नहीं है, आप और गहराई में पूछते तो मैं क्लैरिफाई करता। मैं ऑडी और मर्सिडीज से नीचे गाड़ी नहीं चलाता। मेरी ड्राइवरिंग का वर्क जो है ना वो बड़ी गाड़ियाँ ही हैं। मुझे आज तक कभी छोटी गाड़ी मिली ही नहीं है। मैंने जब सीखा, फ्रेंडली सर्कल में सीख लिया, तो मुझे अपॉर्चुनिटी ही ऐसी हमेशा मिलती है कि मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ। मेरे मालिक जो हैं वो हमेशा एसी ऑन करके रखने के लिए बोलते हैं और हमेशा मैं एसी में ही रहता हूँ। फिर क्योंकि लंबी ड्राइव्स होती हैं वो हमेशा एसी में, क्योंकि गाड़ी में बैठना है तो गाड़ी को मेंटेन उस हिसाब से करना पड़ेगा, तो उसको शीशा खोल ही नहीं सकते। तो उन्होंने फुल फ्रीडम दे रखी है, एसी चला लो, कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और वो धूप में खड़े हैं, वो अपनी फैक्ट्री में जा रहे हैं, वहाँ पर हर समय तो एसी नहीं चल रहा है। जब वो केबिन में जाएंगे तो एसी चलेगा। तो वो खुद गर्मियों में घूम रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं और मैं एसी में बैठा हूँ। तो दिस इज राजयोग। तो राजयोग को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि राजयोग कैसे होता है। तो जब तक दशा नहीं आएगी तब तक राजयोग नहीं एक्टिवेट होगा। और अगर मान लीजिए कि किसी के राजयोग बचपन में आ गया तो बेकार है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मंगल की दशा आनी थी और वो राजयोग दे रही है। हाँ। तो मंगल की दशा राजयोग बेसिकली हम पैसे से कनेक्ट कर रहे हैं और लग्जरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक 25 साल से लेकर 35 से 40 साल के 45 साल की एज में अगर राजयोग आ जाए, दशा चल पड़े, मंगल की दशा इस पीरियड में आ गई, वेरी गुड। नहीं तो वो बचपन में निकल जाएगी। तो हो सकता है कि वो ऐसे स्पून से, मतलब ऐसे घर में पैदा हो जाए कि उसे आरामदायक जिंदगी मिल रही हो, वो राजयोग है उस बच्चे का। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म से पहले माँ बाप को घर मिल जाता है। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होने से पहले लड़के वालों के पास घर नहीं है, शादी की बात जैसे ही छिड़ गई उनको घर का इंतजाम हो गया। लड़की का राजयोग है, इसीलिए उसे घर मिल गया। घर जिस घर से निकली वहां भी घर था और जिस घर में आ रही है वहां भी घर आ गया। बच्चा जन्म लेने से पहले, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास कि बच्चा जन्म से पहले ही पिता को गाड़ी लेके रखनी पड़ रही है। अपने आप दादाजी की गाड़ी ये खड़ी हो गई और थोड़े समय के बाद पिता ने गाड़ी ले ली। बच्चा अभी आया नहीं है लेकिन उसका राजयोग स्टार्ट हो चुका है। क्यों? वो गाड़ी में बैठने वाला है, वो उतरेगा ही नहीं गाड़ी से नीचे, वो हर समय गाड़ी में ही जाएगा। माता पिता लेके जा रहे हैं तो क्या है, देखिए स्टोरी ये कहती है दशा चल रही है, कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिलता चला जाएगा और वही राजयोग है। खराब दशा मिल जाएगी तो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसी दशा आ जाए, राहु की दशा आती है, बच्चे परेशान होते हैं पढ़ने से। छोटी अंतर प्रत्यंतर दशाएं आ जाए, देखिए कैसे बिलक बिलक के रो रहे होते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम पास नहीं कर पा रहे, हम रिजल्ट नहीं ले पा रहे, ये प्रॉब्लम्स आती हैं।
तो बेसिकली राजयोग होने से कुछ नहीं, दशा इज इम्पोर्टेंट। वो कब दशा आएगी वो इंपॉर्टेंट। 80 साल की एज में मान लो किसी की राजयोग आ गया, क्या करेंगे अब उसका? अब तो बेचारे का सारा समय निकल गया। ठीक है, हो सकता है कि उस समय ऐसी दशा चल पड़ी, अब बेटे के पास इतना धन आ जाए कि माँ बाप को बहुत सुखी कर दे, चलिए ये धाम वो धाम वो धाम, तो हो सकता है वो राजयोग हो जाए उनके लिए। तो टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझा। मैं आपसे एक और सवाल बोल रहा, आप चमत्कार में मानते हो? हाँ, होते हैं चमत्कार। मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि चमत्कार होते हैं, एक एग्जाम्पल से ही हो जाएगा। बताइए। 19 साल से डायलिसिस पर प्रेमानंद जी के बारे में मैं बता रहा हूँ। साइंस के पास आंसर ही नहीं है इस चीज़ का कि एक डायलिसिस करता हुआ पर्सन कैसे आज की डेट में जीवित है, और इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतना ऑरा, इतना बोलने का तेज, इतनी बुलंदी आवाज में कहाँ से आ रही है? चमत्कार है और कुछ नहीं है, स्वयं भगवान का चमत्कार है। ऐसे ऐसे संत -40 डिग्री टेम्परेचर में साधु बैठे हुए हैं जो तपस्या कर रहे हैं, और हम वीडियोस देखते हैं वहाँ पर आप, इतनी चिलिंग वेदर है कि आपने पानी फेंका जग से, वो तुरंत वो इमीडिएटली वो बर्फ़ बन जाएगा। ऐसे वेदर में वो बिल्कुल नग्न अवस्था, ऑलमोस्ट नग्न अवस्था में बिना कपड़ों के बैठे हुए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बर्फ़ वाले पानी से स्नान हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये क्या है? चमत्कार नहीं तो और क्या है? ये सब चमत्कार है। मंत्रों के अंदर शक्तियाँ हैं, मंत्रों से अधीन व्यक्ति चमत्कार दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा। बिना सिद्ध किए ये नहीं होगा। तो सिद्धि प्राप्त होती है उन लोगों के पास। ये जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, हर चीज़ को साइंस से कैलकुलेट करना, साइंस की एक लेवल है, उसके आगे साइंस नहीं जा पा रहा है, वहाँ से आगे फिर और ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हम बाल के खाल राउंड पे आते हैं, और आपसे कुछ सवाल है हमारे। जैसे हमने ये अक्सर देखा है कि हिंदू धर्म में, जैसे मेरी आपसे पहली बात हुई, हिंदू धर्म में बहुत ये, जब हम इन साइंस की बात करते हैं, ऑकल्ट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अंधविश्वास को भी बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये वाला पिक्चर श्री यंत्र है ये, है ना? तो ये वाले मैंने बहुत सारे घरों में लगा देखा है, और पता नहीं क्या ये कॉन्सेप्ट क्या है। और मैंने ये भी देखा है कि लोग एक दूसरे को ऐसे गिफ्ट भी कर देते हैं कि भाई तुम अपने घर में ये लगा लियो तो तेरा भी भला हो जाएगा। क्या है ये बताओ आप थोड़ा। यंत्र को आप इंग्लिश में वर्ड को सोचने की कोशिश करिए। यंत्र इज अ टूल, ठीक है। श्री यंत्र है ये, बेसिकली धन से कनेक्टेड है, विष्णु और लक्ष्मी जी के साथ कनेक्शन इसका बनाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। अब ये एक टूल है जो ऋषियों ने एक समय पर बनाया। पहली बात, ये हम लोग नहीं बना रहे हैं, ये ऋषियों ने बनाया हुआ है। पहले इस टूल को के अंदर एनर्जी है, लेकिन ये सुप्त एनर्जी है, स्लीपिंग एनर्जी है, जिसको हम स्लीपिंग सेल की तरह बोलते हैं। इट्स लाइक अ सेल। जब तक इसे चार्ज नहीं करेंगे आप, ये नहीं एक्टिवेट होने वाला। इसे चार्ज करना पड़ेगा। अब चार्ज कैसे करेंगे? तो इसके नियम कायदे हैं, इनके जाप करने पड़ेंगे, उसकी विधि होगी। उस विधि के हिसाब से 1 लाख जाप, 51,000 जाप, वॉटेवर, जो भी अलग अलग यंत्रों के अलग अलग जाप हैं। जब तक वो जाप नहीं होंगे वो सिद्ध नहीं होगा। जब तक वो सिद्ध नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया? कंप्लीट प्रोसेस किए बिना, नॉलेज की कमी के बिना ये बातें बोली जा रही हैं और कहा जा रहा है। ये ग्रंथों में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं। जो सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं, सिद्ध लोगों के पास जाते हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त यंत्र पड़े हुए हैं, और उनका यूज़ वो करते हैं, और उसके रिजल्ट्स उन्हें मिलते हैं और सबको दिखा सकते हैं वो। तो ये वाली चीज़ तो फिर अंधविश्वास हो गई ना, कि लेट्स सपोज कि आपने मुझे गिफ्ट कर दिया और मुझे भी नहीं पता कि आपने क्यों किया, बस आपने बोल दिया कि यार तेरे से बिल्कुल इससे तुझे फायदा होगा। ये एक फैशन का पार्ट समझ लीजिए कि ठीक है, मैंने एक लगा लिया और ये कर लिया, इससे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इससे नहीं होने वाला। इसे सिद्ध करके, सिद्ध किया हुआ जो होगा उसके अंदर पावर होती है, और वो पॉजिटिव एनर्जीज देता है। क्योंकि ये क्या करेगा? ये ऑरा एनवायरनमेंट को चेंजेस करने लग जाएगा, ये परिस्थिति बदल देगा। ये टूल, फिर भाई बात बदल, इट्स अ टूल। तो जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट में टूल यूज करेंगे तो वो मशीन की तरह काम करेगा। वो घर के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करने लग जाएगा कि व्यक्ति में चेंजेस होंगे, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेगा। देखिए, कर्म करना पड़े, कर्म भी करना पड़ेगा, फिर वही बात बोल रहा हूं, लेकिन कर्म करने की तरफ प्रेरणा मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, नए नए लोग आपसे कनेक्ट करने लग जाएंगे, सब कुछ होने लगेगा जैसे ही आप ये इसे एक्टिवेट करते हैं। तो सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध कोई करता नहीं, आज की डेट में कौन कर रहा है सिद्ध? बिना सिद्ध किए ही चल रहा है, ऐसे ही बस बेच दो, कुछ नहीं होने वाला। इस जीरो, इसकी वैल्यू जीरो है उस टाइम। इट्स जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, हम ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि कुबेर यंत्र के बारे में, उससे अमीर बना जा सकता है, और आपने एक स्टोरी भी बताई, उसके बारे में बताइए आप थोड़ा।
देखिए जैसे ये यंत्र है वैसे कुबेर यंत्र है। कुबेर यंत्र को सिद्ध कर लिया जाए तो कुबेर यंत्र कुबेर की तरह वर्क करेगा, तो इच्छा पूर्ति करना शुरू कर देगा। उसे सिद्ध करना पड़ेगा, सात्विकता के साथ बैठना पड़ेगा, उनके मंत्र हैं, जाप करने पड़ेंगे, विधि पूरी करनी पड़ेगी। जो लोग करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती है, ये होते हैं, सब कुछ हो रहा है। जब हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स के रूप में सिद्ध पुरुष बैठे हैं तो कैसे आप इस बात को झुटला देंगे कि ये चीजें नहीं पॉसिबल। ये यंत्र कहीं और से नहीं आए हैं, ग्रंथों में लिखे हुए हैं, पुराणों में लिखे हुए हैं, ग्रंथों में बड़े बड़े पुराने ग्रंथों में इसकी व्याख्या लिखी हुई है और वहां से बातें। तो हम इसका मतलब हम अपने पुराणों और ग्रंथों को झुटलाने की बातें कर रहे हैं, गलत है। शायद हम अपने सनातन धर्म से दूर जाने की बातें कर रहे हैं, जो कि गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबको साथ जोड़ना है, सबको इसके बारे में बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, मिथ टूटना चाहिए और रियलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आता हूँ। न्यूमरोलॉजी को मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता आजकल न्यूमरोलॉजी में कुछ भी हर कोई रिले बना बना के कुछ भी बता रहा है कि जैसे अगर आपके में ये लकी नंबर है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये नहीं है तो भैया बहुत बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आजकल न्यूमरोलॉजी में? देखिए ऐसा है, नंबर्स की गेम की बात करें तो ऐसे यंत्र हैं, यंत्रों के साथ न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ऐसे यंत्र हैं जो कि पुराने समय से नंबर्स से कनेक्टेड हैं। जैसे सूर्य यंत्र बनाना है तो नंबर्स के साथ कनेक्टेड एक यंत्र बनता है, वो नंबर से कनेक्ट, तो नंबर में पावर है, पहली बात। अब बात आती है कि वीडियोस की बात आती है। देखिए पॉपुलैरिटी लेने के लिए गलत इन्फॉर्मेशंस भी दे दो, कुछ भी बता दो, कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजर्स को भी, या जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको पता है, नॉलेज है, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। उनको इससे बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को ये नंबर नहीं मिला तो ये नहीं होगा, ये नंबर नहीं मिला तो ये नहीं होगा। डेफिनेटली नंबर हेल्प करेगा, मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि वो एक एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। तो हम उस एनर्जी का यूटिलाइज करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, डिटेल में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, सिर्फ अधजल गगरी छलकर जाए, थोड़ा पता है और उसके बेसिस पर बस स्टेटमेंट दे दी, तो वहाँ पर नेगेटिविटी आ जाती है। इस चीज़ से बचना है, और इस चीज़ से बचेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे लास्ट एक सवाल है, वो ये कि अच्छे टाइम में कोई एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी का अच्छा टाइम चल रहा है, इवन भगवान को भी नहीं याद करते, लेकिन कुछ बुरा हो जाए तो फिर वो पक्का जाएगा। आई थिंक आपके पास भी 90% लोग ऐसे ही आते होंगे, जब उनका कुछ बुरा हो रहा होगा तब वो आएंगे कि बताइए कि क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर चल ही बुरा रहा है या फिर उसके कर्म ही गलत थे, उसका उसे आज फल मिल रहा है, तो किस हद तक एस्ट्रोलॉजर, लास्ट में कि किस हद तक एस्ट्रोलॉजर उसे ठीक कर सकता है? या फिर बहुत सारे आपके कोई भी आप केस बताना चाहो कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आपने ऐसा बोला हो? देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर डिवोर्स का एक एग्जांपल है मेरे पास। एक कस्टमर के है, हिमाचल के कस्टमर है हमारे, वहाँ पे प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि बेचारे परेशान हैं डिवोर्स को लेकर, और वो बहुत ट्राई कर लिया, बात बनी नहीं रह पा रही है, और ग्रह भी सारे के सारे ऐसे रिजल्ट्स दे रहे जो नेगेटिव हैं। हाँ। तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसमें डिफ़िकल्टी है, नो डाउट अबाउट इट। अब बात आती है कि इसको रेक्टिफाई करने की। देखिए दवाई की ज़रूरत तब पड़ेगी ना जब बंदा बीमार है। तो जब बीमारी ही नहीं है तो दवाई क्यों खाएंगे? क्रोसिन की गोली पड़ी है घर में, टैबलेट पड़ा रहेगा, जब तक बीमारी नहीं होगी, बुखार नहीं होगा, क्यों खाना? तो उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजर का पॉइंट है, डिफ़िकल्टी नहीं है तो क्यों जा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहता है, अपने एक एस्ट्रोलॉजर के साथ कनेक्टेड है, आपको ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। आपको अगर लगने लगे कि हाँ ये हमारे को गाइड सही करते हैं, 100% प्रेडिक्शन की बातें कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई भी कर सकता। इसमें आप 95% तक शायद जा सकते हैं, 97% कहीं ना कहीं एरिया ऑफ रेक्टिफिकेशन या एरर ऊपर रहेगा। ये सारी चीज़ें होती हैं, और जब तक वो नहीं होगा तब तक आप सत्यता नहीं मान सकते। तो 100% कुछ नहीं तो भगवान ही बन गया फिर, कि जो कहा वो। तो ऐसा ब्रह्मनिष्ठ पुरुष धरती पर जो ऋषि मुनि लेवल पे शायद हो, वो कर सकते हैं। सब कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, सब कुछ रेक्टिफाई नहीं किया जाता। नहीं तो एस्ट्रोलॉजर खुद ही अरबपति होते, वो भी तो अपने कर्म का खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो हर एस्ट्रोलॉजर ऐसा कुछ कर ले कि उसकी वीडियो एक दिन के अंदर वायरल हो जाए, हर एस्ट्रोलॉजर अरबपति हो जाए, सब नहीं हो सकते ना। वो अपने कर्म का, उनको भी डिमेरिट नेगेटिव्स मिलते हैं, उनको भी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, और उसका रिजल्ट्स वो पाते हैं। इसीलिए सब कुछ कर्मों के साथ कनेक्टेड है, एफर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, ट्रस्ट के साथ कनेक्टेड है, तब बात आगे बढ़ती है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट वास्तु जी। तो वास्तु में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला लिया ना तो आते ही तोड़ा फोड़ी कर देगा, भैया इसको तोड़ दो, इसको तोड़ के यहाँ कर दो।
मतलब कुछ खराब ही कर देगा हमारे घर का नक्शा। इज इट राइट और कुछ और होता है वास्तु में? देखिए, मैं थोड़ा सा इस मिथ को ब्रेक करना चाहूँगा। वास्तु का जो सिस्टम है ना, वो पहले ऐसा चलता था एक समय पर जब उस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं अवेलेबल थे। पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, वास्तु जो है ना वो दिशाओं पे निर्धारित है, और ये आज की बात नहीं है कि वास्तु आज आया है। हमारे सभी बड़े बड़े मंदिर वास्तु निर्मित हैं, पहले बता दूं। अच्छा। सारे बड़े मंदिर वास्तु निर्मित हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो वास्तु से पॉजिटिव हैं, तो वहाँ पर जो पूजा करने आ रहे हैं लोग, उनकी लाइनें लगी हुई हैं, और 2 घर छोड़कर एक मंदिर है और वहाँ पर पूजा करने के लिए कोई नहीं जा पा रहा है या जाता है। सोमनाथ मंदिर जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे साउथ में वाटर होगा, साउथ की तरफ अगर वाटर का एलिमेंट हम बढ़ा दें या प्रेजेंट हो, तो वो प्लॉट नेगेटिविटी की सिग्नल्स देता है और वो उजाड़ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। सोमनाथ मंदिर जो है उसको आप वीडियो में चेक करिए। सोमनाथ मंदिर को चेक करेंगे अगर, तो उसके साउथ में पानी का बहुत बड़ा प्रेजेंस है, रिजर्वायर पानी, वाटर, नदी बह रही है जो भी। साउथ में वाटर है तो वो बार बार उजड़ता है, बार बार गिरा और बार बार खत्म हुआ। तो ये क्लैरिफाइड है। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिनके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में, तिरुवलाई मंदिर शायद है या इस तरह के कुछ मंदिर है, साउथ के मंदिर हैं, उनके ऊपर आप चेक करिए। आप मंदिरों को लोग देखें, मैं तो कहता हूं अपने मंदिरों को देखो, साउथ के मंदिरों को, वास्तु निर्मित हैं सारे के सारे। उनके नॉर्थ ईस्ट में पानी का रिजर्वायर बना के रखा हुआ है और करोड़ों, लाखों, अरबों लोग वहां जा रहे हैं और इतना पैसे का वहां पर भंडार के रूप में जमा हो रहा है पैसा, क्योंकि वो वास्तु निर्मित है। देखिए, साउथ में पानी नहीं होना चाहिए, साउथ में वाटर नहीं होना चाहिए, एक टिप चलो आज सबको पता चल गया। तो अब देखिए, वास्तु ऐसी चीज है जो ग्रंथों में लिखी हुई है। वास्तु के बारे में बात करें तो ये भगवान शिव और अंधकासुर के बीच में एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध में भगवान शिव का शरीर से पसीना जो टपका, उससे एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक किसी जीव का जन्म हुआ, जिसे इतनी भूख लगी वो खाने लग गया, और खाते खाते वो खाता ही चला जाएगा, तो धरती खाने की बात हो गई। तो अल्टीमेटली सभी के सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके रिक्वेस्ट किया, और ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करके उनसे बात की, और उसके बाद जाके स्टोरी आगे चलती है। मैं कभी कोई मुझसे पर्सनली कनेक्ट करता हूँ, बाकी कंप्लीट कर दूंगा। अल्टीमेटली ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया कि जब भी किसी जमीन पर प्लॉट काटा जाएगा, जैसे ही उसे घेरा जाएगा और किसी के नाम से वो आ गया, अब वहाँ वास्तु निर्मित हो गया। इसीलिए वास्तु की पूजा होती है। तो वास्तु वहाँ से शुरुआत होती है। अब बात आती है डिमोलिशन की। मैं क्लियर कर दूं, ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए हैं। किसी को भी अगर वास्तु कराने के लिए कनेक्ट करना है, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं जहां पर कि बिना तोड़े एनर्जी शिफ्ट होती है। मैं अब इसको बताता हूं कैसे। साइंस में एक फॉर्मूला है, E = mc²। ये कोई प्रूव कर दे कि गलत है? नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं, सबने साइंस में पढ़ा है E = mc²। व्हाट इज दिस? मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो शिफ्ट होगा, तो फिजिकली वो चीज वहीं प्रेजेंट रहेगी, लेकिन उसकी एनर्जी नेगेटिविटी के साथ मूव कर जाएगी और जहां मैं चाहता हूं वहां प्लेस कर दूंगा। ये इसका एक टेक्निक है, प्रोसेस है। ये मैं यहां डिस्क्लोज नहीं करने वाला कैसे होता है, बट होता है। तो अगर कोई मुझसे कनेक्ट करता है और बात करे इस टॉपिक पर, बात मीन्स मैं सीक्रेट्स नहीं डिस्क्लोज करने वाला किसी को भी, हाँ, लेकिन हाँ, अगर वो मुझसे कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं और चीज़ें शिफ्ट होती हैं। तो वास्तु इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। तो देखिए, नेगेटिविटी के साथ कलर कोडिंग की बात करें, घर में सब कुछ, घर में किसी के घर जाइए, इतनी एनर्जी मिलेगी आपको, बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, और बड़े बड़े घर हैं उसमें जा रहे हैं और वो कलेश ही चल रहा है। वास्तु में प्रॉब्लम्स है, दोष है। जब पूरे परिवार को प्रॉब्लम्स आती है तो वास्तु की प्रॉब्लम है। देखिए, इसकी एनर्जी को नेगेटिविटी ना माने, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जिन लोगों को इससे एक एलर्जी हो गई कि तोड़ा जाएगा, करा जाएगा, चिंता ना करें, बिना टूटे भी काम हो सकता। अच्छा, मैं आपसे इसी पे पूछता हूँ, साउथ में पानी नहीं होना चाहिए और नॉर्थ में मैंने सुना था कि दबाव नहीं होना चाहिए, ऐसा जी बिल्कुल, भारीपन नहीं होना चाहिए, भारीपन नहीं होना जी। चाहिए। तो क्योंकि वास्तु के अंदर क्या है, वास्तु पुरुष को निर्मित किया जाता है। अगर हम प्लॉट बनाएं तो वास्तु पुरुष निर्मित होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उनका सिर होता है। अगर आपके सिर पे या हम सबके सिर के ऊपर बहुत वजन आ जाएगा तो हम सोचने की क्षमता, हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, हमारे दिमाग सोचना बंद कर देगा, और माइंड गया तो पूरा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इसीलिए वजन वहां पर कम किया जाता है, वो उसे ओपन रखा जाता है, साफ रखा जाता है। और साउथ की तरफ जो है वो पैर हैं,
वहाँ पर वजन रखा जाता है। हम जब भी कभी शरीर दुखता है तो हम बोलते हैं पाँव पे आके वजन डालो और पाँव को दबाओ। कोई बच्चे को खड़ा करते हैं कि चलो मेरे पैर दुख रहे हैं दबा दो। सिर के ऊपर किसी को जल्दी नहीं खड़ा करते हैं हम कि सिर पे खड़े हो जाओ, सिर दुख रहा है। सिर के लिए हमेशा बाम लगाते हैं। तो इसीलिए एक सिंपल सा एक लॉजिक, एक बहुत पॉइंट बच्चे वाले लॉजिक है ये, लेकिन हाँ पॉइंट यही है। तो पैरों की तरफ जो है वास्तु के पुरुष के, वहाँ पे वजन रखने की परमिशन है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब संस्कृत के वर्सेस अवेलेबल हैं। कोई ये अगर कहना चाहता है कि ये वास्तु का नया कोई रूल आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों सालों पहले से ये चल रहा है। हस्तिनापुर खत्म हो गया, वास्तु के नियम कायदे उल्टे पुल्टे बने हुए थे वहाँ पर, खत्म हो गया। ये चीज़ें अवेलेबल हैं, उस समय भी अवेलेबल थी, आज भी अवेलेबल हैं। हमारे इतने मंदिर बने हुए हैं, मुझसे कोई कनेक्ट करे पर्सनली, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वास्तु मंदिरों के बने हुए हैं और आपको प्रूव करके दिखा दूंगा कि वास्तु कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे नहीं हेल्प कर रहा है। अच्छा, देश के वास्तु की अगर बात करें, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसमें मैंने एक किसी पर्सन का सुना था, तो वो बोलते कि साउथ में, अपने इंडिया के साउथ में पानी पानी है भैया, और नॉर्थ में देखो पहाड़ हैं तो पूरा दबाव ही दबाव है। इसी हिसाब से तो पूरे देश का ही वास्तु खराब हो गया। बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। इसीलिए तो हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे देश के ऊपर अतिक्रमण हुआ, अलग अलग लोग आए, लूटा गया, लूट के खत्म हुआ, फिर उठता है। उठना यही सोमनाथ के साथ हुआ ना, मंदिर सोमनाथ मंदिर के साथ क्या हुआ, यही हुआ। बार बार उठा टूटा, उठा खत्म हुआ, उगना खत्म होना, उगना खत्म होना, ये यही नियम है। तो नॉर्थ वाले हिस्से में इतना वजन हो गया, जिससे क्या हो रहा है, सोच दबाव है इंडियंस के ऊपर, प्रेशर है। और यही चीज आप देख लीजिए साउथ की, आप जल है साउथ में तो डिफिकल्टी है। अब इंडिया की बात करते हैं एग्जांपल, और मैं इसमें ऐड करूंगा। अब ये आपको किसी ने नहीं बताया, मैं ऐड कर देता हूं। वेस्ट फ्लरिशिंग स्टेट है, पूरा इंडिया की इकोनॉमी वेस्ट से चल रही है। वेस्ट डायरेक्शन ऑफ वास्तु इज प्रॉफिट का डायरेक्शन। ओके, तो देखिए सारे का सारा फाइनेंस कहां से चल रहा है, वेस्ट, गुजरात एंड बॉम्बे, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये वहाँ से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो चीज़ें हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्ट करती है, एनर्जी पूरी देती हैं। गॉट इट।